तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो सीरीज लेकर आया हूँ तो ये एब्सोल्यूट रिग्रेशन के पूर्वज है और इस सीरीज का भी नाम एब्सोल्यूट डोमिनेशन है। भाई इस सीरीज का जो एमसी है ना बहुत बहुत पावरफुल है यार, और साथ में इसकी एक प्यारी सी वाइफू भी है। और एक ट्विस्ट की बात बताऊं, एब्सोल्यूट रिग्रेशन और इस सीरीज का राइटर भाई साहब एक ही है। तो एज टू बी एक्सपेक्टेड वो जिस तरह की धमाकेदार सीरीज है उससे भी बढ़कर है। और हाँ, अगेन जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर, वीडियो को 2x पर मत देख एंड थैंक यू। बाकी आप लोगों की मर्जी है। 2x पर अगर देखते हो तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा, और अगर आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है तो 1x पर ही देखा करो। हो सके तो एड्स को भी पूरा देख लेना। चलो अब अपनी वीडियो की ओर ही बढ़ते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमारा सीन एक घर पर जाता है जिसके सामने 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। और जब सीन घर के अंदर गया तो वहाँ पर मर्चेंट एसोसिएशन का सुप्रीम चीफ बैठा हुआ था जिसका नाम जिन है। वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी ने उसके सारे एसेट्स को चुरा लिया था, और जिसने उसके एसेट्स को चुराया तो उस कमबख्त ने न सिर्फ उसके एसेट्स चुराए बल्कि उसके हाथ की उंगलियां भी काट दी। वो उसको कमबख्त से ज्यादा एक डीमन बुलाना चाहेगा। अपना बदला लेने के लिए उसने एक बंदे को हायर किया हुआ था, लेकिन वो उसको भी ज्यादा टेंशन लेने से मना करता है कि अगर उसकी ये हालत हो गई है तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो उसे हायर नहीं कर सकता, वो भी अपने रिवेंज के लिए। जिनने द घोस्ट स्लेयर नामी बंदे को हायर किया हुआ था जो कि जियांगू का सबसे बेस्ट असैसिन है। बाद में घोस्ट स्लेयर जिनसे पूछने लगे कि क्या उन्हें उस बंदे का कुछ कैरेक्टर या फिर चेहरे का स्ट्रक्चर याद है। हो सकता है कि वो उसे जानता हो, जिस पर जिन काफी सीरियस टोन में बोले, अब मैं कैसे बताऊं, वो काफी ज्यादा हैंडसम है। घोस्ट स्लेयर के तो तोते उड़ जाते हैं, मगर जिन मजीद अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए उस बंदे से वो एक ड्रिंकिंग पार्टी में मिला था, उसके बात करने का तरीका सबसे अलग था, इसलिए ये चीज उसे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही थी। वो भी उस पार्टी में उसकी एज 20 साल थी, मगर दुनिया में ऐसी कोई बात भी नहीं थी जो कि उसे पता ना थी। इसी के साथ 10 साल की उम्र में उसने जर्नी करना शुरू कर दी थी, और इस पूरे जियांगजू फर्टायर लैंड में कोई भी जगह ना थी जिसको उसने विजिट ना किया हो। और देखते ही देखते दोस्ती के 2 मंथ गुजर गए, और एक दिन तो वो इतना ज्यादा टल्ली हो गया था कि उसने मार्शल आर्ट्स भी अपनी रिवील की। बात जब मार्शल आर्ट्स पर थी तो जिनके पीछे जो बूढ़े आदमी खड़े हुए थे तो वो सामने के कार्डबोर्ड को हटाकर उस निशान को घोस्ट स्लेयर को दिखाते हैं। और जिन अब इस निशान के बारे में बताते हुए, पहले में तो उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि ये बच्चा इस तरह की टेक्निक परफॉर्म कर सकता है, लेकिन तुम भी इसको अच्छी तरह से जानते होगे क्योंकि ये टेक्निक किसी आम बंदे की नहीं बल्कि जियांगू के थंडरबोल्ट स्वॉर्ड्समैन मास्टर की है। और ली सेंग का नाम तो तुमने सुना ही होगा जो कि इस मार्शल आर्ट्स का ओनर है। पैटर्न को देखकर घोस्ट स्लेयर समझ गया और उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, और वो बोला, ये पहली बार है कि मैं इस मार्शल आर्ट्स के इस पैटर्न को देख रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं कि जितना मैंने इस मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना है और जो मुझे उसके बारे में पता है तो विदाउट अ डाउट ये थंडरबोल्ट मार्शल आर्ट्स ही है, वो भी जियांगजू के द थंडरबोल्ट मास्टर ली सेंग की, जिनको गायब हुए बहुत अरसा हो गया है। और ली सेंग वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स मास्टर है, वो भी हमारे जियांगजू कॉन्टिनेंट के, लेकिन बहुत अरसा हो गया है, तकरीबन 20 साल कि उनको उस द ग्रेटेस्ट ऑर्थोडॉक्स वॉर के बाद किसी ने देखा नहीं। वो एकदम से घोस्ट की तरह वैनिश हो गए। हालांकि ऑर्थोडॉक्स वॉर को 20 साल हो गए हैं, लेकिन किसी को उनके आज तक पता नहीं कि वो कहाँ पर है, क्या वो मर गए हैं या फिर वो जिंदा है। घोस्ट के एक्सप्रेशन को देखकर जिन बोलने लगे, हमारे भी रिएक्शन बिल्कुल तुम्हारी तरह थे जब मैंने इस पैटर्न को देखा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था, बट मेरी ये जो सस्पिशियस थी तो ये कंफर्म हो गई, वो भी उस मार्शल आर्ट स्टॉर्म को देखने के बाद जो कि उसने होल्ड किया हुआ था। जिनके पर्सपेक्टिव से उसने थंडरबोल्ट मास्टर को मार दिया होगा और उसकी सीक्रेट टेक्निक को चुरा लिया होगा जो कि किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि उस मार्शल आर्ट्स को खरीदने के लिए लोग लाखों के पैसे दे सकते हैं, जिसमें से पहला बिगिनिंग विद द लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड्समैन। और इसके अलावा जियांगजू के सबसे बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट ली सेंग की मार्शल आर्ट्स को हासिल करना चाहते थे तो किसी के हाथों वो लगी भी नहीं। मगर सिर्फ ये नहीं बल्कि टॉप 10 मास्टर में से एक ने, जिनका नाम इयोन मू था और उनका निकनेम द डीमन सोर्ड, वो भी ली सेंग की मार्शल आर्ट्स को हासिल करने पर नाकाम रहे। हाउएवर जिनने उस लड़के को ढूंढने के लिए जब भी किसी को भेजा तो वो कभी वापस नहीं आया। वो हमेशा उसकी लोकेशन का पता लगा लेता, चाहे जिन कहीं भी चुप जाता, मगर उस बच्चे को जियांगजू कॉन्टिनेंट का चप्पा चप्पा छान पता है। मगर सेकंड लास्ट बारी वो उसके पास आकर उसके सारे एसेस्ट को ले गया और साथ में उसके हाथ की उंगलियां भी काट दी। मगर जाते वक्त तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्या बोला, कि उसको ये करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और
और रीजन देना तो उसका बनता ही नहीं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, बस उसने ये सब मजे के लिए किया। इन सारी बातों को सुनकर द घोस्ट स्लेयर इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक 20 साल बच्चा जिसने द थंडरस्टॉर्म मास्टर को हराया है वो क्यों इसकी ये हालत ना कर दे, क्योंकि जिन उसको मारने के लिए बंदे भेज रहा था तो इतना तो वो बच्चा रिटर्न में कर ही सकता है। लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी, ये पूरी तरह उस बच्चे ने इसे मारा नहीं, और जिन जो कि दर्द में बोले उसे जस्टिफिकेशन चाहिए थी, और उसकी ये जस्टिफिकेशन मेरे सारे एसेट्स को चुराने के बाद ही पूरी हुई। इसलिए द घोस्ट स्लेयर जो कि जियांगजू का सबसे बेस्ट असैसिन है, तो मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ कि तुम उस कबीरे को मार डालो, और मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने तुम्हें ज्यादा उसके बारे में बताया नहीं, और न ही मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता पाया, मगर इतना मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि उस डीमन का नाम लियोन है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार डालो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें पता चलता है कि द ग्रेटेस्ट असैसिन को उसके रिसेंट लोकेशन के बारे में भी पता चल चुका था जहाँ पर वो रह रहा था, वो भी पूरे 2 महीनों के लिए। उस टॉम का केयरटेकर द घोस्ट स्लेयर को वहाँ पर लेकर आता है और वो बोले कि लियोंग यहाँ पर ही रह रहा था, मगर हैरानियत की बात ये थी कि जिस तरह के जिन ने बताया था कि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा नाइस है, तो ये टॉम का केयरटेकर भी उसे काफी ज्यादा अच्छा समझता था। यहाँ तक कि वो द घोस्ट स्लेयर को ये भी बताता है कि काफी ज्यादा कामों में लियोंग ने उनकी मदद भी की थी, बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह। तो वो वाकई में बहुत अच्छा बंदा था, जो कि द घोस्ट स्लेयर सुनकर बोला तो जिनकी बात कंफर्म होती है कि उस बच्चे के बात करने का तरीका उसे अलग बनाती है, और मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे ये भी मालूम पड़ता है कि कुछ लड़कियां उसे यंग मास्टर या फिर एलिगेंट प्रिंस या फिर प्रिंस चार्मिंग में बुलाती थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं मगर रोमांस की बातों में उनकी बात ही अलग थी। इसलिए शहर की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, और वो जब गाते थे तो सारे लोग उनके सुर में खो जाते थे। मगर कुछ रिच पर्सन्स के लिए लियोन किसी डिजास्टर से कम नहीं था, जो कि उनके एसेट्स को भी चुरा के ले गया और उनकी उंगलियां भी काट दिया। और एडिशनली कुछ और लोगों के लिए वो एक बेवकूफ था, जो कि गैम्बलिंग में अपना सारा पैसा लगाकर कि ये फ्यूचर फॉर्च्यून के लिए ज्यादा पैसा कलेक्ट करना चाहता है, तो वो बेवकूफ गैम्बलिंग में सब कुछ हार जाता। मगर उसकी कंपनी सब लोगों को पसंद आती थी, और मजीद इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसकी तारीफ को सुनकर आखिर में द ग्रेट असैसिन को पता चलता है कि उसकी लास्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो किसी मुरीब टूर्नामेंट में कम्पीट करने के बारे में बता रहा था। घोस्ट स्लेयर के पर्सपेक्टिव से ये पहला ऐसा बंदा है जिसके इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसे तारीफों के साथ साथ काफी खौफनाक बातें भी पता चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ अमीर लोगों को ही टारगेट करता है। गरीबों के सामने वो बिल्कुल एक एलिगेंट प्रिंस की तरह है। इसलिए द घोस्ट स्लेयर क्यूरियस होता है कि आखिर ये कमीना है कौन। लास्ट में द घोस्ट स्लेयर जानना चाहता है कि क्या जाने से पहले उसने कुछ और बताया था, तो उस टॉम ओनर से पता चलता है कि उसने ये जरूर कहा था कि जिस लाइफ का वो वेट कर रहा था, जिसको वो द ग्रैंड लाइफ बोलता था, तो उसको शुरू करने का वक्त आ गया है। अगर इससे पहले उसका एक गोल था, वो भी सबसे काबिल औरत को ढूंढने का जो कि उसका ख्याल रख सकती। तो इस वाली बात को सुनकर घोस्ट स्लेयर अब कहने लगा कितना अजीब बंदा है, मगर खैर आखिर में वो भी तो एक मर्द है। घोस्ट स्लेयर को उसके टॉम तक पहुंचाने के बाद टॉम केयरटेकर बोला कि अगर आपको किसी और चीज की कमी पड़ी या फिर मदद पड़ी तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं यहीं पर ही हूँ, और अपना टाइम आराम से अंदर स्पेंड कीजिए, और किसी बात की भी जल्दी नहीं है। घर में अंदर इंटर करते ही घर चिकना था, और कोई भी ऐसी चीज वो नोटिस नहीं कर पाया जो कि इस घर को बाकी लोगों से अलग बनाती। मगर एक अनयूजुअल चीज को वो नोटिस करता है कि दीवार पर एक मैप लगा हुआ था, उस पर कॉन्टिनेंट के एक ह्यूबे शहर को कॉन्करर करने पर कुछ बातें लिखी गई थी, और एक सर्कल भी उसके अराउंड ड्रॉ किया गया था, जो कि देख द घोस्ट स्लेयर समझ गया कि जो टूर्नामेंट होने वाला है तो इसी साल 2 तरह के टूर्नामेंट वहाँ पर हेल्ड किए जाएंगे। और अब जबकि उसे सुराग मिल गया है तो बस थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, और वो उसे आराम से मार भी डालेगा। मगर सिर्फ ये बात उसे समझ में नहीं आई कि ह्यूबे को कॉन्करर करने का इसका मकसद क्या है। क्या वो पूरी दुनिया को कॉन्करर करना चाहता है? तो साइड से किसी की आवाज उसे सुनाई देती है, जो कि द घोस्ट स्लेयर को बहुत ज्यादा डरा देती है, क्योंकि वो किसी और की थी, जो कि बताता है कि मैंने उसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया, कि अगर तुम्हें आगे स्टेप लेना है तो एक एक करके लो, जल्दबाजी करने से बाकी लोग तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जब द घोस्ट स्लेयर ये पूछा कि कौन है, तो हम बस उसकी चीख को ही सुन पाते हैं। और कुछ पलों के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो कुछ लोग चाय पी रहे थे, और चाय पीते वक्त वो लियोन की ही बात कर रहे थे कि वो ह्यूबे ही क्यों जा रहा है, जिस पर आवाज सुनते ही पता चला कि वहाँ पर 2 से ज्यादा लोग हैं, और तीनों को नहीं पता
था कि उस बच्चे के उस डार्क दिमाग में क्या चल रहा है, ये आज तक कोई भी नहीं बता पाया, मगर वो जस्ट इतना कर सकते हैं कि वो खुद ह्यूबे के लिए निकले। वैसे भी उन तीनों के साथ और कुछ करने के लिए है नहीं, तो यही प्लान सबसे ज्यादा अच्छा है। और पूरी तरह से उसका विजन आने के बाद द घोस्ट स्लेयर एक बूढ़ी अम्मा को और दो बूढ़े मर्दों को देखती है, जिसमें सिल्वर बालों वाला बोला कि अगर तू वहाँ पर गई तो पूरा जियांगजू ही दोबारा संकट में पड़ सकता है। जिस पर वो दादी अम्मा बोली कि अब तो मैं 100 साल की हो गई हूँ, शायद मेरी उम्र इससे भी ज्यादा है और मुझे याद नहीं, मगर आखिर मेरी ओर देखेगा कौन। मगर वैसे भी इस दुनिया के रूल अब मुझ पर कायम नहीं होते, क्योंकि वैसे भी मेरी टांगे कब्र में है, मैं किसी वक्त भी मर सकती हूँ। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस बूढ़ी अम्मा को ये उसी टाइम से पता चल चुका था कि द घोस्ट स्लेयर अपने होश में आ गया है, जो कि उन्होंने जस्ट सेंस करके ही बताई। और द घोस्ट स्लेयर भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो वो उसकी ऑरा को सेंस करके कि ये एनर्जी तो उसने ये पहले भी फील करी हुई है। और साथ में उस बूढ़ी अम्मा के पीठ पर दो साइथ वेपन्स को देखकर तो रियलाइज करने में ज्यादा देरी नहीं लगती कि ये बूढ़ी अम्मा हेवनली डीमन की सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाय द सुप्रीम डीमन एम्परेस है। डुअल साइड डिमोनिस येंगहुआ, यही इनका पूरा नाम है। मगर सिर्फ वहाँ पर वो डीमन एम्प्रेस को नहीं बल्कि उस बंदे को भी देख लेता है जो कि तकरीबन 20 सालों से गायब है, जो कि वो उस साइड रखे सोर्ड के सिंबल से ही पता लगा लेता है, जिस पर एक ड्रैगन का सिंबल होता है। और ये वही ली सैंग है जिसको गायब हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। मगर वो डेमोनिक एम्प्रेस के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोरओवर जो कि वो डेमोनिक की को फील कर पा रहा है, तो विदाउट अ डाउट ये वही चियोन मू है, द डीमन सोर्ड, जो कि ली सैंग की मार्शल आर्ट्स को चुराने के लिए खुद इसने ट्राई की थी। तो ये समझने के बाद कि उस बच्चे के साथ ये तीनों मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है जो कि उसे बैकअप दे रहे हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और अब द घोस्ट स्लेयर पूछने लगा कि तुम लोगों ने उसे मारा क्यों नहीं? जिस पर डीमन एम्प्रेस बोली कि हमने उससे वादा किया है कि उसके परमिशन के बगैर हम किसी और को मारेंगे नहीं, बस तुम्हें मारने के बजाय हमने तुम्हारी की को डिस्ट्रॉय कर लिया है और बस पैर के कुछ मसल्स को काट दिया है। और ऑफ कोर्स मैंने ये खुद भी सुना है कि असैसिन्स मरने से डरते नहीं। तो इसी बीच ली सैंग बोला कि मैंने भी सुना है कि असैसिन मरने से डरते नहीं, लेकिन इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि वो अपने मुंह में पॉइजन छुपाते हैं, वो भी अपने दांतों के पीछे। तो क्या ये बात सच है? तो द घोस्ट स्लेयर समझ गया कि ये तीनों यहाँ पर उसे सुसाइड करने का कह रहे हैं, क्योंकि अब उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं, वो ना की को इस्तेमाल कर सकता है और ना ही चल पाएगा। तो अब जबकि यहाँ पर जीने का कोई मकसद ही उसे दिख नहीं रहा, तो वो उस पॉइजन को चबा देता है। और मरने से पहले द घोस्ट स्लेयर बोला, मैं वाकई में उस लियोंग कमीने से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस बात की वजह से कि 3 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर उसे बैकअप दे रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जो कि सुन तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और पूरी तरह से आंख बंद होने से पहले वो तीनों बोले, वो ऐसा बच्चा नहीं है जिसको हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत हो, क्योंकि उसको किसी की भी जरूरत नहीं, वो अकेला ही काफी है। और तभी हमारा सीन एमसी पर गया। यही लियोन जो कि अपने दुश्मनों को फेस कर रहा था, वो भी काफी सुंदर गार्डन में, वो बहुत सारे थे और वो लियोन को कब से ढूंढ रहे थे, क्योंकि लियोन के साथ जो सीक्रेट टॉम टेक्निक है वो उसको लियोन से हासिल करना चाहते हैं। उस बंदों का लीडर अपने एलाइज से बोलता है कि बेवकूफ मत बनना और इसे अंडर एस्टिमेट भी मत करना अगर तुम मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक। तो बातें रिवील करने के साथ साथ हमें मालूम पड़ा कि ये वही सुप्रीम मर्चेंट्स के लोग हैं जो कि यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं, और रिजल्ट में उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन वो भी लियोन को मार कर। जो ही वो ये बोले तो लियोन सबसे पहले उनके लीडर के चेहरे पर एक पाम मारता है, जिससे वो दूर घिसकता हुआ चला जाता है। स्क्वाड लीडर को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो लोग हल्ला बोल देते हैं, वो भी एक साथ। मगर लियोन उसकी तलवार को अपनी उंगलियों से ही रोक देता है और उसी को ही इस्तेमाल करके वो दूसरे बंदे को अपने ही एलाई को मारने पर मजबूर करता है, वो भी विंड की मदद से। वो स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। जो ही खून खराबा शुरू हुआ तो लोग अब लियोन को टुकड़े टुकड़े करके सुप्रीम मर्चेंट के पास ले जाने का ठान लेते हैं, मगर टुकड़े लियोन के नहीं बल्कि उन लोगों के होते हैं, क्योंकि लियोन उन्हें बिल्कुल सब्जियों की तरह काट रहा था। और जो भी उसके पास आता वो किसी का सिर कटता, किसी का हाथ या फिर किसी का पैर, और लास्ट में तो एक बंदे को वो बीच में से ही काट डालता है। और फाइट के एंड में लाशों के ढेर वो बिछा देता है। दोबारा उनके लोगों को इस तरह मारते वक्त वो बोला, वो खुद क्यों नहीं आता अगर उसे बदला लेना है उसके लोगों को मारकर। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन लोगों ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, बिला वजह मुझे जान लेने में कोई भी शौक नहीं है। साथ में अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं तो लियोन के हाथ पर एक टैटू भी लगा हुआ है, जो कि बहुत कूल लग रहा है ना? कमेंट में जरूर बताना जो कि मेरे साथ एग्रीड होता है। और तो क्या उसकी उंगलियां काटना इनफ नहीं था? क्या मुझे उस मोटे सांड को उसी वक्त ही मार देना चाहिए था? लगता है नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे हाथों लगेगा तो उसे मारना ही एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि वो बिला वजह लोगों को उसकी मौत तक ना भेजे। और एक मजे की बात बताऊं, लियोन जो है वो हमारे एब्सोल्यूट रिग्रेशन का जो एमसी है हेवनली
असली डीमन के बेटे की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट रिग्रेशन वाला हीरो जिसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया, तो ये उसका पूर्वज है और इसका राइटर भी एक है। मगर ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियोन एब्सोल्यूट रिग्रेशन के एमसी का पूर्वज होगा। एंड देन हमारी कहानी एक अलग सा मोड़ ले लेती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो कोई भी उस वॉर में अपनी सोर्ड को उठाता और जिन जिन लोगों ने उस ऑर्थोडॉक्स के सबसे बड़ी वॉर में हिस्सा लिया था, तो कोई भी नहीं बचा था, सारे लोग मारे जा चुके थे। वो ऑर्थोडॉक्स की सबसे बड़ी डेमोनिक वॉर थी और किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था कि वो वॉर पूरा 13 सालों तक चलेगी। एक ऐसी जंग जिसके रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। खून, लाशें, मौत, बेबस जिंदगी, किसी को भी उस वॉर ने नहीं छोड़ा था। हाउएवर वो वॉर जो कि 13 सालों तक चल रही थी, तो अनएक्सपेक्टेडली एकदम ही विदाउट एनी ट्रूस, बिना किसी सबूत के वो रुक गई, जिसका कारण आज तक किसी को पता नहीं चला। और यहाँ तक अब इस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक वो पता ना लगा पाए कि उस वॉर के रुकने का आखिर वजह क्या था। वॉर को लड़ने वाले दोनों फैक्शंस, जिनमें से एक डेमोनिक कल्ट और दूसरा ऑर्थोडॉक्स अलायंस, तो वो किसी वजह से एकदम से चुप रहे और दोनों एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो एग्रीड हो गए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो और नई आर्मीज जियांगजू में आने लगी और बहुत खुद से बनने भी लगी। हाउएवर वॉर में कुछ ऐसे सेक्ट थे जिनका डैमेज आज तक वो भुगत रहे हैं। और फिर सीन एक लड़की पर गया जो कि वहाँ पर सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी। और ये हमारी इस स्टोरी की हीरोइन है, जो कि प्रैक्टिस करते वक्त अपने मन ही मन में कहने लगी, आखिर कमबख्त, मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं 7 स्टार रेल में अब तक क्यों अटकी हुई हूँ और मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रही। हीरोइन का नाम जियोन चेरियन होता है, मगर हम इसे चेरियन ही बुलाएंगे। और मजीद डिटेल से ये भी पता चलता है कि वो राइटियस सोर्ड सेक्ट की सेकंड डॉटर है। प्रैक्टिस करते वक्त मानो उसके कंधों पर एक बोझ था, वो भी जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होने का। और वो बार बार एक ही बात को रिपीट करती जा रही थी कि उसे स्कारलेट ट्रेस सोर्ड टेक्निक को जल्द से जल्द सीखना होगा अगर उसे अपने सेक्ट को रिस्टोर करना है। मगर स्ट्रेंजली उसके जितने भी ये टेक्निक्स है, तो
पहले ही बोल रहा है। सीन बाहर जब बाजार पे गया तो सबऑर्डिनेट जेंग को दिलासा देता हुआ कि लेडी चेरियन को जेंग कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए तो वो आपको जेलस करवा रही थी, वो भी उस लड़के के साथ टूर्नामेंट में जाने का बताकर, क्योंकि वो आपके साथ खेल खेल रही है जिसमें वो देखे कि आप कितना उसके लिए पागल है जितना कि वो आपके लिए है। इसलिए तो उस तरह लफंगे बंदे के साथ जाने के लिए भी तक वो तैयार है, जस्ट मास्टर जेंग को जेलस करवाने के लिए। तो लफंगे का सुनकर जेंग दोबारा गुस्सा हुआ और वो अपने मन ही मन बोला कि वो लफंगा नहीं है, क्योंकि वो ब्लेड जो था वो इतना भारी था कि इतनी आसानी से अगर वो मसल ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहा था तो वो ये इतनी आराम से ना उठा पाता। जरूर उस लड़के में तो कुछ अलग बात है, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कि वो एक ऐसे बंदे को देख रहा है जो कि वो इसी तरह ही है, प्योर प्रेशर के सामने वो खुद को बदलता नहीं। और वो एरोगेंट लड़की, उसकी हिम्मत कैसी हुई कि मास्टर जेंग के प्रपोजल को उसने रिजेक्ट किया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो ठान लेता है कि जब तक वो उन दोनों को सबक नहीं सिखाएगा और जब तक उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता तो वो उनका पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। वक्त गुजरता गया और शाम का वक्त आया। सीन राइटियस सोर्ड सेक्ट पर जाता है, जहाँ पर चेरियन की सिस्टर हवारियन ने जब ये सुना कि उसकी छोटी बहन ने जेंग के प्रपोजल को दोबारा रिजेक्ट कर लिया है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। और ऊपर से उनको ये भी पता लगा है कि जेंग इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने इनमें भी बहुत खड़बड़ी मचाई। तो इस मसले का आगे क्या ही बनेगा। जो उसके सामने बैठी थी अभी तो पता नहीं कि ये कौन है, मगर चेरियन की सिस्टर हवारियन जो कि वो ये सब कुछ बता रही थी, तो उनको भी काफी ज्यादा झटका लगता है जब ये उन्हें सुनने को मिला कि जेंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उस औरत का नाम हांसू होता है जो कि सेक्ट लीडर यानी कि चेरियन के फादर की बीवी और उनकी मदर है। और मास्टर जेंग के बारे में उन्होंने जितने भी रूमर सुने हैं तो उनको मुद्देनजर पर रखते हुए अब उन्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि जेंग इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो सेम उसकी सिस्टर भी बता रही थी कि मदर आपने बिल्कुल ठीक बोला, कोई भी नहीं जानता कि अब उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, बस इतना पता है कि जेंग इस बात को जाने नहीं दे सकता। और सर्टेनली माँ को अपनी बेटी की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वो अब यंग है और खुद को सेक्रीफाइस तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो भी अपनी फैमिली के लिए, मगर फिर भी मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो जितने भी तरीके इस्तेमाल कर ले। तो ये जज्बात फैमिली की नहीं बल्कि वो चेरियन को भी हर्ट करेगा, उसे भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चेरियन ही है जिसने प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, ना कि फैमिली ने। तो इन सारी बातों को सेक्ट लीडर जिसका नाम ली चू होता है, तो वो अपने मन ही मन बोला, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरी वजह से ही इतना सफर कर रहे हैं, क्योंकि राइटियस सेक्ट लीडर इतना अमीर नहीं, उनकी इन्फ्लुएंस कम है। और देखो आज हम इस मैटर में अपनी बेटी की कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा। और सेक्ट लीडर खुद को इस बात के लिए कोसने लगे क्योंकि जो उनकी परंपरा और सोर्ट्समैनशिप टेक्निक है तो वो उनको टाइम पर मास्टर नहीं कर पाया, और अगर वो कर लेते तो आज उनका ये सेक्ट पावरफुल होता। इस तरह एसेंस यूनियन के सामने झुकना नहीं पड़ता। और अब हवारियन बोली, अगर ये सब कुछ सच है और सच निकलता है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, लेकिन सबसे पहले उन्हें उनकी सिस्टर को ढूंढना है। मगर पीछे से चेरियन आती हुई कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, तो वो ये खुद एक्सेप्ट करती है कि जितना भी वो लोग बता रहे हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो वो सारा का सारा सच है। ओल्डर सिस्टर बड़ी ही गुस्सा हुई, मगर माँ अपनी बेटी की सेहत का पूछती है कि वो ठीक तो है ना, जेंग ने उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और जब उनका सेंटेंस मगर पर खत्म होना शुरू हुआ तो वो पूछी कि ये पीछे लड़का कौन है, जिस पर चेरियन अपने पेरेंट्स से काफी धीमे आवाज में बोली, क्योंकि उससे शर्म और घबराहट दोनों हो रही थी कि मम्मी पापा ये वही लड़का है जिसके साथ मैं टूर्नामेंट जाने वाली हूँ और मैंने जेंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा हैरान हुए और तीनों बोले क्या। तो एमसी आगे बढ़ता हुआ और बात पे अपना हाथ जोड़ता हुआ, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम लियोन है और मेरा पूरा नाम जियोक लियोन है। अपनी इंट्रोडक्शन करने के बाद वो एक वास को उठाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था। वो यहाँ तक ये भी जानता था कि ये किस रीजन में पाया जाता है, तो वो उसके प्राइस के बारे में पूछने लगा, जिस पर चेरियन का फादर यानी कि राइटियस सेक्ट के लीडर बोले कि 150 येंग पे ये उसने लिया था। जो कि सुन हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो आपको सिर्फ 120 ही पे करने पड़ते, क्योंकि मैं डिस्काउंट दिलाने में बहुत अच्छा हूँ। तो रूड ना बनते हुए सेक्ट लीडर बोले, ओहो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ ऐसी चीज लेने जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और अब उसका फादर बात मेन मुद्दे पर लाते हुए, मेरी प्यारी बेटी अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि तुम ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट को यंग मास्टर लियोन के साथ ही पार्टिसिपेट करोगी, तो उसके आगे तुमने क्या बोला था। और अगली और उसकी बड़ी बहन जो कि लियोन को ऑब्जर्व कर रही थी, तो वो अपने मन ही मन बोली कि चाहे उसकी बहन जितनी भी चाइल्डिश क्यों ना हो, मगर वो कैसे फिनिक्स ड्रैगन टूर्नामेंट एक स्ट्रेंजर के साथ पार्टिसिपेट करने वाली
वाली है। ये बात उसके पल्लू नहीं पड़ रही थी और अब उसकी बड़ी बहन पूछने लगी कि यंग मास्टर लियोन कौन से सेक्ट से है, जिस पर वो वास रखता हुआ बोला कि मैं किसी सेक्ट से भी रिलेटेड नहीं हूँ। और एक मजे की बात बताऊं, मेरे पेरेंट्स जो है वो फ्रूट्स बेचने का काम करते हैं, वो भी दूर ह्यूमन गेट के साथ ही, जो कि सुन सबसे बड़ा झटका चेरियन को ही लगता है और बाकी तीनों के तोते उड़ जाते हैं। तो अब उसका फादर जो उसकी पीठ पर दो बड़े बड़े वेपन्स लगे हुए हैं तो उसके बारे में पूछता है कि क्या यंग मास्टर लियोन ने इन दोनों वेपन्स की मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया है, जो कि अंदर ही अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जवाब ना में हो, क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ में आता है तो ये किसी माउंटेन बैंडिट से कम नहीं और इस तरह के वेपन्स सिर्फ थग्स और बैंडिट्स ही सीखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लियोन का जवाब हाँ में होता है और चेरियन के फादर के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। अगर साथ में लियोन ये भी कहकर कि वो क्वाइट एक्सेप्शनल है कुछ कुछ जगहों पर, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से आता है, इतनी स्ट्रॉन्ग जो कि जियांगजू के पूरे कॉन्टिनेंट में भी कोई नहीं होगा। तो उसका फादर सीरियस अंदाज में बोला कि अब ये मत कहना कि तुमने मार्शल आर्ट्स जो सीखी है वो तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हें सिखाई है, जो कि फ्रूट्स बेचने का काम करते हैं। अगेन एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ जवाब हाँ में होता है। मगर जिस तरह के बार बार सेक्ट लीडर उनके पेरेंट्स की जॉब की बात को ला रहे हैं, तो क्या उनको फलों से नफरत है क्या, जिस पर सेक्ट लीडर एकदम पत्थर के बन जाते हैं, जैसे कि उसे कुछ फील ही ना हो रहा हो। इतनी डिसअपॉइंटमेंट कुछ ही पलों में उन्हें फेस करनी पड़ी। उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कान में बोली कि जल्द ही मैं चाहूंगी कि तुम यंग मास्टर जैंग से सुबह सवेरे ही माफी मांग लो, क्योंकि अगर अब भी तुम नहीं करोगी तो तुम रियलिटी को देख चुकी हो। इस पर चेरियन जो कि अब तक घबराई हुई थी कि उसने ये क्या कर दिया है, वो किसी टाइप की भी बात नहीं कहती और सीधा एग्रीड हो जाती है। रात का सीन होता है और चेरियन अपने गार्डन में एक राउंड ले रही थी और अभी तक उसे ये बात सता रही थी कि उसने लियोन को इसलिए अपने घर लाया था ताकि अगर जैंग कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है तो वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसकी मदद करेगा। मगर अब उसकी रियलिटी को जानने के बाद अब क्या करेगी वो, यही बात उसे सबसे ज्यादा सता रही है। मगर वहाँ पर वो सिर्फ अकेली नहीं, क्योंकि वो सामने लियोन को पाती है कि इतनी रात को वो ऑलरेडी उस गार्डन में मौजूद था। उसके पास जाकर चेरियन पूछी कि तुम अब तक सोए नहीं। इसके रिस्पॉन्स में लियोन बोला कि हाँ, जब मैं अपनी लोकेशन को चेंज करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, यही मेरी प्रॉब्लम है। हाउएवर मैं सिर्फ यहाँ पर इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, बल्कि मुझे एक काम पर भी जाना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यूरियस होके जब चेरियन उस काम के बारे में पूछी, ना छुपाते हुए हमारा एमसी बोला, मैं कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए ही जा रहा हूँ, जो कि मेरे जियांगजू को कॉन्करर करने का पहला स्टेप होगा। और चेरियन को हमारे एमसी के बातों से ऐसा लग रहा था कि ये अभी तक उन सिली जोक्स को इतनी सीरियसली बोल रहा है जैसे कि फ्रूट्स बेचने वाला जियांगजू कॉन्टिनेंट को कॉन्करर करेगा। और अब चेरियन क्यूरियस हुई कि उनके पेरेंट्स आखिर किस टाइप के लोग हैं, क्योंकि लियोन से खुद सुनने में आया है कि उसकी मदर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो उसके फादर कैसे दिखते हैं। इस पर एमसी अब सीरियस होके बोला, मेरे फादर काफी अच्छे हैं, उन्होंने हमारी काफी देखभाल भी की है, मगर रूल्स के अंडर होकर ही, क्योंकि मेरी माँ को पसंद नहीं है। मगर फिर भी मुझे उनके रूल से कोई भी मसला नहीं, बस मसला इस बात से है कि वो ये चाहते हैं कि उन रूल्स में मैं भी घिर जाऊं और उसके अंडर ही अपनी जिंदगी बसाऊं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जियांगजू ना जाऊं और वो इस डिसीजन के खिलाफ थे, और स्पेशली उसके फादर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। क्योंकि सुन चेरियन अपने मन ही मन बोली कि इंडीड, क्योंकि अपेरेंटली लियोन की बातों से ये पता चल रहा था कि दोनों जियांगजू कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं थे, तो इस वजह से उनको डर लग रहा था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए। मगर जब वो लियोन का जवाब सुनती है, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि मैं जियांगजू जाऊं, क्योंकि उनको डर मेरा नहीं बल्कि जियांगजू का हो रहा था, मेरे हाथों जियांगजू में उल्टा सीधा ना हो जाए। जिस पर चेरियन शॉक होते अपने मन ही मन बोली, इस बात के साथ तो मैं फुली एग्रीड हूँ। मगर अभी तक चेरियन को लियोन के उल्टे सीधे का मतलब नहीं पता, और ये भी उसे नहीं पता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। एनीवेज, अगर चेरियन एक अलग पर्सपेक्टिव से देखे तो उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल लियोन के पेरेंट्स की तरह हैं। हाउएवर, अगर वो यहीं पर ही इस टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं तो दोबारा से उस टेबल को याद करके चेरियन का सारा मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि नोटिस करके एमसी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एक जेन्युइन आंसर देने के लिए कि पहले खाया हुआ खाना उसने डाइजेस्ट कर लिया है, बिकॉज वो सिर्फ वेजिटेबल्स थे, इसलिए अब उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और वो पूछने लगा कि क्या कल सुबह उसके पेरेंट्स खाने में उसको मीट सर्व कर सकते हैं। कि सुनती हुई चेरियन बोली, क्या फजूल की बकवास करना बंद करो, अब तुम्हें ऐसा करना है कि कल सुबह का खाना खाते ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, यानी कि इस जगह से। इस पर वो उसे डीपली नजरों से देखता है और चेरियन ये देखकर कि क्या हुआ, मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो, तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि क्या तुम मेरे लिए टेंशन ले रही हो कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। तो चेरियन का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो ये कहकर कि नॉनसेंस, क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो यार। वो इसलिए इतने परेशान है क्योंकि उसने जिन लोगों से पंगा लिया है तो वो उनको पूरी तरह से जानता नहीं, और फ्यूचर में उनके और लोग भी इसका पीछा करने के लिए आ जाएंगे। ये कहते हुए चेरियन वहाँ से चली जाती है और पानी के रिफ्लेक्शन में हम देखते
देखते हैं कि हमारा एमसी उसको शर्माते हुए मुस्कुरा रहा था। और अब वक्त गुजर गया और आधी रात में हमारा सीन एक घर पर गया जहाँ से कुछ रेड कलर का ऑरा निकल रहा था और उसके नीचे कुछ गार्ड्स कैंप फायर लगा के बैठे हुए थे और एक दूसरे को अपनी कहानियां भी सुना रहे थे कि अभी कुछ देर पहले एक लड़का उसके फादर का बदला लेने के लिए आया था कि उसके फादर को वो जरूर एवेंज करेगा। तो एक बेटे को देखकर जो कि अपने फादर को एवेंज करना चाहता है तो मैंने उसको उसके पास ही भेज दिया, जो कि सुन उसके बाकी दोस्त काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और इनके लिए ये आम बात है कि जिन विक्टिम्स को ये मारते हैं तो उनका ये लोग मजाक उड़ाएं। उसका दूसरा दोस्त तो ये भी बोल देता है तुमने उस बच्चे को यतीम होने नहीं दिया और उसको उसके फादर के पास ही भेज दिया, मेरे हिसाब से तुमने ठीक किया है। तभी लियोन वहाँ पर आ जाता है, वो लोग उसे नोटिस भी कर लेते हैं और वो बोले कि सामने कमीना कौन खड़ा है। एक बंदा लियोन से पूछा कि तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो और क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो। तो एमसी सिंपली उस सारी जगह की डिटेल देता है कि ये ब्लैक मार्केट है जिसको मार्केट्स ऑफ द वॉन्डरर्स भी कहते हैं। ये जानने के बाद कि आजकल की यंग जनरेशन भी इन जगहों के बारे में जानती है और वो अकेले यहाँ पर आते हैं, तो आजकल की जनरेशन शायद से उन लोगों को अपने समझ रहे हैं, मतलब कि एक जैसे, जो कि दिल के अच्छे हो, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो बच्चे का वर्ड सुनकर लियोन बड़े भारी आवाज में बोला, तुम्हारे मुंह से दोबारा बच्चा सुना तो तुम्हें मौत के घाट यही उतार दूंगा। ये सुनकर जितना वो होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था तो अब उसने हदें पार कर दी है और अब वो लियोन पर अटैक करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार निकाला और उस पर अटैक किया ताकि वो उसे सबक सिखाए, तो सिंपली उसके अटैक को डोज करके वो भी बड़ी आसानी से वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पसलियों पर मारता है। जैसे वो एक जगह पर रुक जाता है और उसके बाकी दोस्त जो कि पीछे से ये देख रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आखिर क्या हुआ। वो पीछे से कमेंट दे रहे थे कि अब ये मत कहना कि बच्चे के हाथों तुम मार खा रहे हो, और एक तो रोस्ट भी करता है कि फाइटिंग तुम्हारे बस की नहीं है ब्रो, जाके अपनी माँ की सेवा करो। तो उसी के हाथ से उसी की ही सोर्ड लेकर वो बंदा जब नीचे गिरा तो पीछे तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन घिसक जाती है और बाद में हमारा हीरो बोला, मेरे लिए इस वक्त ये काम करना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो किसी हाल में भी मैं नहीं रुकने वाला क्योंकि सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ये मैं सबसे पहला स्टेप ले रहा हूँ। उन तीनों को लियोन की बकवास समझ में नहीं आई और वो बोले, बच्चे क्या बड़बड़ करता जा रहा है, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देता। तो तब तक वो अपने सोर्ड्स निकाल पाते तो एमसी उनके करीब ही आ चुका था और एमसी गुस्से में बोला, तो इसका मतलब मेरे रास्ते में जो लोग भी मेरे गोल तक पहुँचने का कांटा बनेंगे तो उनको मैं रास्ते से ही हटा दूंगा। और वो उन तीनों को एक ही स्लैश के साथ सब्जियों की तरह काट डालता है और अपने सेंटेंस को खत्म करके आज तो लाशों के ढेर लगने वाले हैं। उन तीनों को हराने के बाद जब सीन अंदर डेन पर गया तो वहाँ पर भी सारे लोगों को मौत के घाट उतारकर जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर एक मोटा सांड बैठा हुआ था और साथ में उसकी सबऑर्डिनेट्स जिसमें कुछ लड़कियां और एक मर्द था। तो उसे एमसी वहाँ पर देखता है। कुछ लड़कियां एमसी को वहाँ पर देखकर मुस्कुरा रही थी और जो बंदा साके डाल रहा था तो वो बड़े ही गुस्से की नजरों से उसे देख रहा था, मगर एमसी ने परवाह नहीं करी और वो उसके करीब गया और हवा में उसी रेड कलर के ऑरा को फील करने के बाद वो बोला, मनोरंजन के लिए ये एटमॉस्फेयर तो एकदम मस्त है बिड़ू। और फिर बाद में साके पीने के बाद जब उसने जोर से अपना हाथ रखा तो वो मोटा सांड बोला कि क्या तुम यहाँ एक गेस्ट के तौर पर आए हो, आखिर तुम हो कौन जो कि इतना कमोशन खड़ा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इतना कमोशन करने का आखिर तुम्हारा रीजन क्या था। बच्चे, इस मोटे सांड का नाम ग्लूटोनस एम्परर है, आसान अल्फाजों में ब्लैक मार्केट का लीडर। तो उसके यहाँ पर आने का कारण जब उसने पूछा तो एमसी मुस्कुराते हुए ये बोला कि द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्सन इन दिस रूम, यानी कि सबसे महंगा पर्सन इस रूम में वो आप ही है ना। तो वो जोर जोर से हंसने लगा। तो ग्लूटोनस समझ गया कि ये यहाँ पर उसे खरीदने के लिए ही आया है, मगर एक बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हुई। इस पर ग्लूटोनस उसे बोला, देख बच्चे, क्या तुम जैसे जवान लड़के के साथ उतना पैसा होगा कि वो ग्लूटोनस को खरीद पाए। तो एमसी उसे अपनी रकम बताने का बोलता है कि आखिर वो कितना महंगा है। तो वो 5 लाख यानी कि $500,000 येन का पूछता है क्योंकि उसकी लास्ट रकम है। तो अमाउंट उसके हाथ में और साथ में कागजात जिस पर वो साइन करेगा दोनों के होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या वो इस डील को सील करना चाहेगा। तो अब ग्लूटोनस सोचने पर मजबूर हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चा यहाँ पर उसका सिर्फ टाइम ही वेस्ट करने के लिए आया है, मगर उसे ये कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस बच्चे के साथ इतना ज्यादा पैसा होगा। मगर उसके बैग पर एक नजर डालते ही वो बता सकता है कि 5 लाख से इससे और भी ज्यादा इसके पास है। इसलिए लालच में आकर ग्लूटोनस बोला कि अगर वो अपनी रकम को इंक्रीज करना चाहे तो लियोन बोला कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा। मगर बाद में भारी आवाज में ग्लूटोनस ये कहकर कि अगर वो उस बच्चे को मार कर उसका पैसा छीन ले तो एमसी भी बड़ी भारी आवाज में बोला, तो मैं पहले से
और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो ग्लूटनस अपना हाथ उठाता हुआ जो कि एक इशारा था कि चलो अगर तुम्हें डिसअपॉइंट ही होना है तो होने दो, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट में तुम्हें मजा आएगा। और वो उसके पास जो खड़ी हुई औरतें थी तो वो एमसी की ओर भेज देता है और साथ में ये कहकर चलो तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हैं। तो सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और पता चलता है जो रेड कलर का ऑरा वो फील कर पा रहा था वो भी डैन के बाहर और रूम के अंदर तो वो इनसे ही आ रही थी। और उसको घेरने के बाद वो नाचना शुरू कर देती है, वो भी उसके मनोरंजन के लिए। तो इससे समझ में आ जाता है कि ग्लूटोनिस का डिसअपॉइंटमेंट में मजा आने का आखिर मतलब क्या था। या इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट आप लोग चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। ओके, अब धीरे धीरे करके वो जो लाल कलर की औरत थी तो वो पूरे कमरे को ढक लेती है। बस उन औरतों की आंखें और उनके होंठ दिखाई दे रहे थे और उनका नाचना लियोन के सामने रुक नहीं रहा था। और ग्लूटोनिस जो कि पीछे से ये सब कुछ देख रहा था कि लियोन का अब खुद पर कोई काबू नहीं रहेगा, तो वो ये देखकर मुस्कुराने लगा और अपने मन ही मन में वो कहने लगा, जिस मोमेंट से तुमने इस कमरे में कदम रखा तो तुम मेरे झांसे में फंस गए, क्योंकि जिस सोर्सरी में तुम फंस गए हो तो ये पैरालाइजेशन है जो कि मर्दों को खास करके कंट्रोल करने में मदद करती है। और इस सोर्सरी का नाम इल्यूजनरी ब्लिसफुल डांस है। ये कहते हुए एक औरत ने लियोन पर अटैक कर दिया था, जिसको लियोन सरप्राइजिंग में उसी पैरालाइजेशन इल्यूजनरी में लॉक कर लेता है। वो काउंटर अटैक नहीं करता और वो कहने लगा, तुम लोगों का ये डांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था कि इससे तुम लोग मुझे मार सकते। और जो पेन उसके साथ थी तो उसी के हाथों से लेकर वो सामने ग्लूटोनी की ओर फेंक देता है, जो कि इतनी स्पीड से जाता है कि पीछे का लैंप और दीवार वो क्रैक कर देता है। वो लड़की ये देखकर कि उनकी ये सोर्सरी अनडन हो गई है, यानी कि एक तो काम भी नहीं कर रही थी और एकदम से खुद ब खुद क्लोज हो गई, तो इससे उन लोगों को बड़ा झटका लगा। और ये जानने के बाद कि इतना छोटा बच्चा ये देखते ही समझ गया कि ये लड़कियां सोल मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अब वो लियोन को कम नहीं आंकेगा। और अब लियोन उन लड़कियों से पूछने लगा, क्या तुम में से कोई ऐसी लड़की है जो कि इसको पसंद करने के लिए ही यहाँ पर रुकी है? जिस पर सब लोगों का जवाब ना में होता है। और मजीद ये कहकर कि तुम लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से चली जाओ और बिल्कुल भी फिक्र मत करना। जाने का सुनकर वो लोग डाउट करने लगे और उन लोगों को डर भी लग रहा था, जो कि लियोन समझ गया। मगर वो उन लोगों को इनकरेज करके कि तुम लोगों को हिम्मत तो करना होगा, थोड़ी सी हिम्मत करो तो तुम खुद यहाँ से इस मोटे सांड के सामने ही चली जाओगी। उसके बाद तुम आराम से अपनी जिंदगी जी लोगी और इससे तो बहुत कहीं गुना बेटर होगी। अब ग्लूटोनी बहुत ज्यादा हंसने लगा, क्योंकि हालांकि हमारे एमसी की उम्र कम है, लेकिन जो स्पीच उसने दी है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थी। वो उन लोगों को तो जाने देगा, मगर तब जब वो उन लोगों के ऑर्गन्स उनके शरीर से बाहर निकाल दे और उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दे। ये वो सिंपली सब लोगों को धमकी दे रहा था, जिस पर एमसी बोला कि क्या सच में? इससे पहले मैं तुम्हें काट काट के कुत्तों को खिला दूंगा। मोटे गेंडे, क्या तुम अपनी जगह से उठ भी सकते हो? उसकी ब्लड लस्ट को फील करने के बाद मोटे गेंडे की पैरों तले जमीन घिसक गई और इतने खतरनाक किलिंग इंटेंट उसने कभी भी फील नहीं किए थे। तभी उसको सुनाई दिया कि वो लड़कियां लियोन को थैंक यू बोल रही थी। पता चलता है कि जब उन लोगों को ये मालूम हुआ कि लियोन यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा तो इसका वो थैंक यू बोल रहे थे और वो जाने के लिए अब रेडी भी हो गए थे। और जाते जाते लियोन उनको पैसा भी देता है ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर करने को सीरियस ले ले। वो एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करने में उन लोगों की मदद तो ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए उन लोगों को अच्छा खासा पैसा दिया। और वो बंदा जो कि ग्लूटोनी को साके डाल रहा था, तो वो फील करता है कि ये अब बहुत ज्यादा डर रहा है। मगर बाद में उसे ये बात बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है कि ग्लूटोनस एम्परर वो भी सिर्फ एक बच्चे के किलिंग इंटेंट से एक जगह पर फ्रीज हो गया और उनकी सर्वेंट्स जा रही है, लेकिन इसका वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये बात उसे हजम नहीं होती। उसे इतना खुद पर तरस आता है कि वो अपनी मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका हाथ दुगने साइज में आ जाता है और जो काड़ा उसने हाथ में पहना हुआ था तो वो भी टूट जाता है और फ्लोर भी क्रैक होने लगता है। फुली अपने फॉर्म में आने के बाद वो भारी आवाज में बोला, अब मुझे लगता है कि तुम्हें मारने की बारी आ गई है। मैं तुम्हें अपने स्पेशल मार्शल आर्ट से मसल दूंगा बच्चे। ये वही बॉडी प्रोटेक्शन आर्ट है जो कि ली है एब्सोल्यूट रिग्रेशन में जो गोलू मोलू है, तो उसकी वजह से ही उनकी बॉडी ऐसी हो गई। रिस्पॉन्स में एमसी बोला, जितने ज्यादा मोटे होगे तो तुम्हें मारने में उतना मजा आएगा। उम्मीद है मेरे पंचे से तुम्हारी टट्टी ना निकल जाए। पहला पंच ग्लूटोनिस देता है, जिसको एमसी डॉच कर लेता है और वो जैसे उसके पीछे आया तो ग्लूटोनिस उसे देख लेता है और उसके जो रिफ्लेक्सेस थे तो मोटे सांड होने के बावजूद भी बहुत तगड़े थे, तो वो उस पर दोबारा अटैक करता है। मगर एमसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसके दूसरे अटैक को भी डॉच कर लेता है और वो अब मुस्कुरा रहा था और एमसी को मुस्कुराते हुए देख वो उसे कमीना बुलाता और साथ में
चूहा भी, क्योंकि चूहा सिर्फ बिल्ली से डर कर ही भाग सकता है और वो कब तक भागेगा ये ग्लूटोनिस भी देखना चाहता है। मगर चाहे वो जितना भी भागे, एक मर्तबा उसके हाथों लग गया तो वो उसका पाउडर बना देगा। उसकी धमकियों को बार बार सुनकर अब एमसी को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो कहने लगा, चाहे तुम जो भी बोलो, लेकिन तुम जैसे जितने भी मोटे सांड हैं तो उनसे मुझे नफरत है, जो भी एटीट्यूड दिखाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। बाद में उसके चेहरे पर एक जोरदार लात वो लैंड करता है, जिससे वो दूर इतना घिसकता हुआ चला जाता है कि एक से एक करके दीवार को तोड़कर वो अगले रूम में शिफ्ट होता चला गया। और अब उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी सिर्फ एक लात से तो हारने वाला नहीं, तो हिम्मत जुटाकर वो अब इंटरनल एनर्जी को यूज करके उसे गाली देता है। मगर एमजी को उसके इंटरनल एनर्जी से डर नहीं, बल्कि उसे इस बात की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि तुम्हारी तरह इतना गंदा और मोटा सांड उन औरतों को कैप्चर करके क्या करना चाहता था, उसके इंटेंशंस क्या थे। तो ये पूछते वक्त उसके सामने एक छोटा सा पत्थर था, जिसको वो जैसे ही अपनी उंगली से फ्लिक मारता है वो सीधा जाकर ग्लूटोनिस के हाथ के जॉइंट्स पर लगता है और उसका हाथ उखड़ गया, वो भी देखते ही देखते। अब ग्लूटोनिस बहुत दर्द से चिल्ला रहा था और उसका खून जरूरत से कुछ ज्यादा ही बह गया और अब खुद को इतने डेस्परेट सिचुएशन में देखकर वो समझ गया कि जिस कमीने के साथ वो लड़ रहा है तो वो कोई बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है। इतना छोटा मार्शल आर्टिस्ट उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ ही में हम लियोन के ऑरा को भी देखते हैं, इंटरनल एनर्जी जो कि पर्पल कलर की थी या फिर पिंक, पता नहीं, तुम लोग ही बोलो। तो अब जबकि वो वैसे भी मरने वाला है तो वो लास्ट टाइम कुछ ट्राई करना चाहता है और वो चिल्लाते हुए बोला, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें सरप्राइज के तौर पर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वो अपना ऑरा इतना ज्यादा रिलीज करता है कि आसपास का बिल्डिंग अब गिरने लगा और वो गुस्से में बोला, कुछ भी कर लो बच्चे, लेकिन आज तुम मेरे साथ ही मरोगे। मगर पलक झपकाते ही वो उसके सामने से गायब होकर उसके नीचे आ जाता है। नीचे इसलिए बोला क्योंकि वो इतना जाइगेंटिक है कि अगर सामने का वर्ड यूज करता तो एमसी नजर ही ना। मगर खैर, अपनी इंटरनल एनर्जी को कलेक्ट करते हुए वो उसके पेट पर एक जोरदार पाम देता है, जिससे उसकी पूरी इंटरनल एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और पूरी बिल्डिंग को चीरती हुई वो जंगल तक पहुंच जाती है और बहुत सारा खून ग्लूटोनिस के मुंह से निकलता हुआ वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और गिरते वक्त उसे ये कहकर, तुम्हारी जान की मैंने रकम दी थी तो तुम्हारी जान का मैं मालिक हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारी जान ले सकता हूँ और कोई नहीं। अब ग्लूटोनिस बड़ी ही धीमी आवाज में बोला, मेरी मरती हुई बॉडी के साथ तुम क्या करोगे और ले जाकर इसका फायदा ही क्या होगा। जिस पर एमसी उसे बोला, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें ले जाने की बात नहीं बल्कि उसे ले जाने की बात कर रहा था। पीछे तुम्हारा ये सर्वेंट जो कि साके डाल रहा था। कहानी में ट्विस्ट को देखकर मुझे भी पहले में समझ नहीं आया और ग्लूटोनिस की तरह मुझे भी लग रहा कि ये क्या ही कर ले जिसको साके डालने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। और अगर वो जस्ट उसी के लिए ही आया था तो उसने इतना कमोशन खड़ा करने की जरूरत भी क्या थी। वो आराम से उसे ले भी जाता और कोई उसका बाल भी बाका ना कर पाता, इसलिए उसे मारने की जरूरत ही क्या थी और साथ में उनके लोगों को मारने की भी। जिस पर एमसी बोला, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें मारने का एक रीजन चाहिए था। जिस पर ग्लूटोनिस बोला, तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा बदतर हो बच्चे। जिसके जवाब में एमसी उसे बोलता है, वेल मे भी तुम्हारी बात थोड़ी बहुत ठीक हो, लेकिन अच्छे लोग कभी भी मेरे जाल में फंसते नहीं, इसका मतलब तुम अच्छे नहीं हो। ग्लूटोनिस ने पूरे जियांगजू में आज तक उस तरह का मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा और ये बाकी लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि एक बड़ी सी आफत उन पर आने वाली। और ये कहता हुआ ग्लूटोनिस आखिर मर जाता और अब ना मुड़ते हुए वो बोला, हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। मानोर मास्टर ऑफ हुआ ये उसका नाम है, मगर उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, हुआ माइकल। क्या मैंने ठीक बोला या फिर नहीं? जो कि सुन माइकल बोला, ठीक, बिल्कुल सही बोल। तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनकर मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा, बहुत यादें भी ताजा हो गई। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। वह माइकल जो कि फॉर्मर पैट्रियार्क ऑफ माउंट टाइस के थे, वो भी फैंटम मानोर की जगह पर वो अपने मैकेनिज्म इंजीनियरिंग के लिए, जो कि इस मुरिम वर्ल्ड में फॉर्मेशंस आर्ट में पाई जाती है, तो उस तरह का मास्टर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो इस जगह पर होगा। और एमसी बोला कि उनको ढूंढने के लिए काफी वक्त लगा और सब्र से काम उसे लेना पड़ा, जिस पर वो उन्हें दोष नहीं देगा कि वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं और वो क्यों छिप रहे थे, क्योंकि उस इंसिडेंट उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर। जिस पर अब हम माइकल के पास्ट के बारे में जानते हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। माउंट टाइस फैंटम मानोर की जगह पर पूरे जियांगजू में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर फॉर्मेशन आर्ट्स इतनी हाई क्वालिटी में मिलती थी कि ऐसी फॉर्मेशन और कहीं ना थी। और माइकल खुद ही थे जिन्होंने उन सारे फॉर्मेशन आर्ट को बनाया था। वो बहुत टैलेंटेड थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उन्हें एनवी ना करता, एटलीस्ट तब तक जब उनकी अपनी बेटी ने ही अनफिनिश्ड मैकेनिकल डिवाइसेस को छू लिया और उनसे उसकी पूरी फैमिली की जान चली गई। फैमिली को खोते वक्त उन्होंने अपने आप को ही ब्लेम किया, वो भी अपनी बेवकूफी के लिए, और बाद में अपनी अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज करके वो कहीं पर छिप गए, बिल्कुल अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी। तो यही स्टोरी माइकल की थी और वो उस इंसिडेंट का वर्ड सुनकर ये सारी बात हमें नरेटर ही बताता है। और आज तक माइकल को उस इंसिडेंट के बारे में याद है और अभी तक उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है और ये
कहते वक्त उनके आंसू भी टपक रहे, मगर हमारे हीरो के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इतने अच्छे आदमी कि उन्होंने 10 सालों तक अकेले ही सफर की, और अगर उनकी जगह कोई और होता तो ऐसा ना कर पाते। आज तक उनको अपनी गलती का एहसास होता। एमसी की बात को सुनकर माइकल अपने मन ही मन बोला, कितना अजीब लड़का है। पहले इसने मुझे बचाने की कोशिश की जिससे वो पहली बार मिल रहा है, और इसको पता भी था कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, और अप अंटिल नाउ ये अच्छे आदमी का वर्ड सुने हुए उसे बहुत अरसा हो गया है। तो अब वो माइकल पूछने लगे कि अब वो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे खरीदने के बाद। तो भारी आवाज में हमारा एमसी बोलता है, जियांगजू को डोमिनेट करने के लिए ही मैं तुम्हें यूज करूंगा। जो कि सुन माइकल के भी तोते उड़ गए और वो हंसने लगा। इस बात के लिए नहीं क्योंकि वो एक छोटे बच्चे के मुंह से ये सुन रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि किस्मत उसका दोबारा साथ दे रहा है, वो भी दूसरा मौका देकर। और घुटने टेकते वक्त वो एमसी को अपना मास्टर फुली एक्सेप्ट कर लेता है, पूरी लाइफ को एमसी के लिए डिवोट करता है और उनके लक्ष्य के लिए भी, जिसको वो हासिल करने में उनकी मदद करेंगे। तो एमसी ये बोलकर कि क्या वो अब से ही स्टार्ट ले सकते हैं, तो ये बात उसे समझ में नहीं आई, मगर एमसी के एक्सप्रेशन और उसके इटर्नल एनर्जी को देखकर माइकल थोड़ा बहुत घबरा गया। और जैसे ही पूछने लगा कि आप इसे क्या करने वाले हैं, तो उसकी जस्ट हम एक चीख को ही सुनते हैं। और अब उस बिल्डिंग के बाहर हम एक बंदे को, जो कि निंजा की तरह पेड़ पर खड़ा हुआ था, तो वो बोला, क्या यंग मास्टर अभी तक लड़ रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अब ये यहाँ पर किस लिए आया है? क्या ये माइकल को यंग मास्टर बुला रहा है या फिर एमसी को? ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो एब्सोल्यूट डोमिनेशन का पार्ट 2 आ गया है, लेकिन छोटा है, तो आई एम सॉरी क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा था अभी तक। जो मेरी बीमारी है, जुकाम है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट की वीडियो तो बना ली है। तो एंजॉय करना, काफी एक्शन से भरी हुई है। और अगेन 1x पर देखा करो, और हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए एड पूरा देख लेना प्लीज। इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे भाई सुपर चैट्स ऑन कर लो। नहीं करना चाहता भाई। कोई कह रहा था मेंबरशिप, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि सब बराबर हो, सब कंटेंट देखने के लिए आते हो, तो क्यों ना एंजॉय ही करो, वो भी फ्री में। क्यों तुम लोगों की सीरीज में तुम पर बेचूं? इस वजह से इतना ही तो कर लो, 1x और एड बस पूरा देखा करो। तो चलो अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लियोन माइकल के पास आ जाता है, क्योंकि वो ह्यूबे सिटी को कॉन्कर करने के लिए उसकी मदद चाहता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाने में बहुत तगड़ा है। तो जब सीन अंदर गया, और उससे पहले हमने देखा था कि लियोन माइकल को कुछ कर दिया था, तो वो दरअसल उसने जो अपनी अपीयरेंस चेंज की थी, तो वो लियोन ठीक कर देता है, जिस पर माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह करना नामुमकिन है। माइकल के हिसाब से अगर एक बारी उस आर्ट फॉर्मेशन से अपनी अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाता है, तो इसको कभी भी रिवर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन लियोन के बदौलत ये मुमकिन है, और बिना और सवाल किए वो लियोन को थैंक यू बोलता है उसे दोबारा अपनी अपीयरेंस में लाने के लिए, जिस पर रिस्पॉन्स में उसे लियोन से सुनने को मिला कि वो वैसे भी उसे तब तक यूज करने वाला है जब तक उसकी हड्डियां और दिमाग काम कर सकते हैं, मतलब कि जब तक वो मर नहीं जाता तो वो उससे काम लेता ही रहेगा। इसलिए इतना तो वो माइकल के लिए कर ही सकता है। एंड देन उसी बंदी की एंट्री होती है, जिसको हमने बाहर पेड़ पर देखा था, जो कि लियोन को यंग मास्टर बुला के कि आपने तो कर दिखाया। तो ये दरअसल लियोन का बॉडीगार्ड है। वैसे तो लियोन को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इसे लियोन का बॉडीगार्ड ही बताया गया है, और इसका नाम मियोंग है। मियोंग को वहाँ पर देखकर लियोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मगर बाद में वो जो बात बोला तो उससे मियोंग के तोते उड़ जाते हैं। दाढ़ी में बड़े बेकार लग रहे हो, और इतने बूढ़े लग रहे हो जैसे कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अपनी बेइज्जती सुनकर मियोंग के मुंह से खून निकल आता है, मतलब कि खून की खांसी। बाद में लियोन माइकल को ये बताता है कि ये उसका गार्ड है, जो कि आपको गाइड करेगा, वो भी उस हर एक चीज में जो कि मैं आपसे आगे फ्यूचर में करवाऊंगा। तो इन द फ्यूचर अगर मैं वहाँ पर ना हूँ तो ये आपको जरूर गाइड करेंगे। और बाद में वो मियोंग की और बड़ी ही सीरियस अंदाज में बोला, प्लान में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, हम अपना फर्स्ट स्टेप एसेंस यूनियन से ही शुरू करने वाले हैं। मियोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ, और वो जब पूछने लगे कि पहले तो वो बताते आ रहे थे कि पाम एसेंस से भिड़ने का कोई भी मकसद नहीं, जस्ट अपना टाइम वेस्ट ही होगा, तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग सबसे पहले पाम एसेंस से ही शुरू करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो फीनिक्स ड्रैगन टूर्नामेंट को क्यों ही ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले वो खुद ही तो कहते थे कि ड्रैगन टूर्नामेंट ही उसका मेन गोल है। प्लान थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत चेंज हो रहा है, और इसके पीछे का कारण मियोंग को नहीं पता। जिस पर लियोन बड़ी ही सीरियस अंदाज में बोला, वक्त का कुछ पता नहीं चलता मियोंग, कब कहां और कैसे कोई एक चीज आपको आकर्षित करे, क्योंकि आपके पूरे नजरिए को ही चेंज कर दे। डायम बड़ा ही प्लेबॉय वाला ये डायलॉग था, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? बूढ़े खूसट, मैंने ये कब बोला कि ये एक लड़की का चक्कर है?
मगर ये बताना कि अगर हो भी तो तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? क्या बात है? वेल यंग मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक लड़की का ही शक्कर होगा। अब मेरी बात का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं कि आप गे हो और आप LGBTQ++ प्रीमियम कम्युनिटी से हो, मगर एक लड़की का चक्कर, वो भी आपसे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन मैं आपके लिए जरूर रूट करूंगा कि आपने अपने लिए एक अच्छी सी ही लड़की चुनी होगी जिसे आप आगे जाके शादी कर ले। माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर लियोन मियोंग को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा था। इतना मेरे पे नजर रखते हो? खैर, नेक्स्ट जन्म में जब तुझे पॉम पॉम मिलेंगे तो जरूर ट्राई मारना। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? किसके पॉम पॉम की बात हो रही है? बात करते करते सुबह भी हो जाती है और अगला सीन पाम एसेंस पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं चेरियन और उसके फादर को, जो कि सेक्ट लीडर से मिलना चाहते थे, लेकिन गार्ड ये कहकर कि यूनियन लीडर अब यहाँ पर नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, वो बाद में आ जाए। जिस पर चेरियन के फादर ये कहकर कि अगर वो यहाँ पर नहीं तो क्या सामने के गार्ड्स क्लियरली ये बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? तो गार्ड्स इस पर भी मना करते हैं कि वो टाइम को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि उनके बहुत जरूरी काम है। वो इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली मीटिंग के बाद राइटियस सेक्ट के लीडर को अपनी डॉटर की बात याद आ जाती है, जिसमें उनसे पता चला था कि मास्टर जैंग बहुत ज्यादा गुस्से में है। चेरियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इनको जल्द से जल्द माफी मांगनी होगी वरना खड़बड़ी हो जाएगी। एक ही गोल राइटियस सेक्ट के लीडर के सिर के ऊपर मंडरा रहा था, मास्टर जैंग से जल्द मुलाकात करनी है और माफी मांगनी है, और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वो राइटियस सेक्ट को एक बड़े डिजास्टर से बचा लेंगे। और अब जबकि गार्ड्स भी कुछ बताने से इतरा रहे हैं, तो जाने से पहले राइटियस सेक्ट के लीडर गार्ड्स को ये कहते हैं कि वो उन पर एक छोटा सा एहसान करके यूनियन लीडर जैसे ही वापस आते हैं तो उनको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि राइटियस सेक्ट के लीडर उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। तो तभी पीछे का दरवाजा खुला और कोई राइटियस सेक्ट के लीडर को देखकर बहुत खुश हुआ और एडिशनली ये भी कहकर वेल ये मैं किसको देख रहा हूँ? ये राइटियस सेक्ट का लीडर ही है ना? मैं आपकी ओर ही जा रहा था क्योंकि यूनियन लीडर ने आपको इनविटेशन देने का कहा था, मगर मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राइटियस सेक्ट का लीडर यहाँ पर खुद आएगा। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी डिलाइटफुल है कि आप खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, वो भी हमारे पवेलियन में आकर। इस बंदे का नाम यूकी है और इसको 8 फ्लाइंग हैंड्स के नाम से भी माना जाता है। डिस्क्रिप्शन से पता लगता है कि ये एक वॉरियर है जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि राइटियस सेक्ट का लीडर भी उसे मिलकर अपनी ग्रीटिंग्स को पेश करता है, वो भी उनका नाम यूज करके कि वॉरियर क्वान यूकी से मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। मगर अंदर ही अंदर उनके लिए एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो उनके पवेलियन के लोगों से रूमर्स उसको सुनने को मिले थे कि पाम एसेंस यूनियन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ वहाँ लोगों को उनके पवेलियन में इनवाइट कर रहा है, वो भी उनकी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। तो पहले में तो लग रहा था कि वो किसी को भी अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है जस्ट अपनी पावर के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब जाकर खुद अपनी आंखों से देखकर कि वो इस मैटर में भी सेलेक्टिव है, तो वो वाकई में यूबे की सबसे टॉप फैमिली बनने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि बाद में कोई उनका बाल भी बांका ना कर पाए। अब वॉन यूकी राइटियस सेक्ट के लीडर को इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता, तो वो राइटियस सेक्ट के लीडर को एक ड्रिंक पिलाने के लिए कहता है जिसके लिए वॉन यूकी खुद ही पे करेंगे, वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए और साथ में फ्यूचर बॉन्ड्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसके लिए वो मान जाते हैं। और पीछे दूर जब पवेलियन पर सीन पड़ा तो मास्टर जैंग खिड़की से ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे पर एक इविल मुस्कान थी, जैसे कि ये सारा सिनेरियो उनका एक प्लान है जिसमें राइटियस सेक्ट के लीडर और चेरियन फंस गए हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से, और चाहे वो रिजल्ट में कुछ भी करे तो उनका ही नुकसान होगा। चेरियन का फादर और क्वान यूकी एक स्प्रिंग ब्रीज इन में आए थे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो भी अपने साके और वाइन्स के लिए। और अब जबकि वाइन्स की बात ही हो रही है तो क्वान यूकी सबसे बेस्ट वाइन उठाकर राइटियस सेक्ट के लीडर को पिलाने लगते हैं, वो भी साथ में डिस्क्रिप्शन देते हुए कि ये सबसे बेस्ट वाइन है जिसको ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस पर राइटियस सेक्ट का लीडर क्वान यूकी को थैंक यू बोलता है कि सिर्फ वॉरियर क्वान की वजह से उसे इतनी अच्छी सी वाइन टेस्ट करने को मिल रही है। जैसे क्वान यूकी के बारे में बताया गया है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल रूमर सही है क्योंकि आज खुद वो क्वान यूकी के मेहमान बनकर ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जबकि वो सबसे बेस्ट जगह पर है अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए, तो क्वान यूकी राइटियस सेक्ट के लीडर को बोले, बाय द वे शायद आप लोगों को ये पता हो जाना हो, लेकिन यूनियन लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो भी किसी बात से जो कि उनको बहुत ज्यादा अपसेट कर गई। क्या आप लोगों को पता है? तो राइटियस सेक्ट का लीडर पूरी बात बताकर और आखिर में ये कहकर कि क्वान यूकी क्या उनकी मदद कर सकते हैं, वो भी उनको माफी दिलाने में, क्योंकि चाहे यूनियन लीडर उनको जितना भी इग्नोर करे, लेकिन क्वान यूकी जैसा वॉरियर अगर उनकी सॉरी को स्पॉन्सर्ड करता है वो भी यूनियन लीडर तक पहुंचाने में, तो वो इसको जरूर माफ करेंगे और इनसे दोनों फैमिली को भला हो जाएगा। जिसके लिए क्वान यूकी मान जाते हैं और कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो बच्चे थे और बच्चे लड़ते ही हैं, इनके तो अभी जवानी के दिन हैं। और साइड पर चेरियन जो कि खाना
खाने को ही घूरती जा रही थी। तो इसके पीछे का कारण ये था कि जब सुबह सवेरे वो लियोन के लिए मीट लेकर जा रही थी तो एक सर्वेंट से उनको पता चला कि लियोन रात से ही नहीं है और न ही वो पवेलियन में वापस आए। लगता है कि वो निकल चुके हैं, क्योंकि अगर वो आते और उनका प्लान होता तो अब तक वो आ भी जाते। किसी को ना बताते हुए रात को ही निकल जाना, इसी बात को लेकर चेरियन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और वो चॉपस्टिक से सामने प्लेट पर रखा हुआ खाना बड़े ही जोर जोर और दबाकर खाती है और अपने मन ही मन ये कहकर, बड़ा आया रात को कह रहा था कि मीट खिला दो, और मीट जब मैं उसके लिए लेकर गई वो वहाँ पर था ही नहीं। मगर ये बात मैटर नहीं करती, बल्कि ये कितनी रूड बात है ना कि तुम बताए बगैर यहाँ से जा रहे हो। कम से कम बता के तो जाते, थोड़ी सी मीट भी खा लेते तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। और काफी दूर भी चला गया होगा, पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वुहान तक ही पहुँच गया होगा। और पेट भरकर खाने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो उससे पहले हमारे राइटिया सेक्ट के लीडर बोले, खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम ट्रीट उनकी तरफ से होगी। तो क्वान योगी की नौटंकी शुरू हुई। वो जोर से चिल्लाया, बाप रे, मैं एक जरूरी मीटिंग को भूल गया हूँ, मैं जल्दी आऊंगा, मुझे माफ करना कि बीच कन्वर्सेशन में ही आपको छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। धड़ाम से जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो सामने खड़ी औरत बिल राइटिया सेक्ट के लीडर के हवाले कर देती है, जो कि एक नजर देखते ही राइटिया सेक्ट के लीडर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक वाइन बोतल के लिए वो 120 येन चार्ज कर रहे थे और एडिशनली जो बाकी डिशेस के प्राइजेस थी तो वो तो आसमानों को छू रही थी। और इतने पैसे राइटिया सेक्ट के लीडर के पास नहीं थे, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम होता तो वो दे रहे थे, लेकिन ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है जो कि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जिस पर अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, प्लेट धोने का नहीं। हाँ, ये मत सोचना कि सिंपली फिलहाल के उनके जेब में इतना रुपया नहीं है तो वो कल आके दे देगा। जिस पर सामने खड़ी औरत मना करती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करते और जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं तो उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, वो आपका मसला है, हमारा नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि जब तक आप पैसा लौटाते हैं तो तब तक आपकी बेटी हमारे साथ ही रहेगी। ये कहते हुए वो चेरियन को घेर लेते हैं, जो कि देख अब राइटिया सेक्ट का लीडर बड़ा ही गुस्सा हुआ, क्योंकि बोलने तक तो छोड़ो, ऐसा सोचने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उसकी बेटी को एक हॉस्टेज के तौर पर रखेंगे। इस पर वो औरत बोली कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, लगता है कि आपको मेरी बात की समझ में नहीं आई, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर वो हॉस्टेज नहीं बल्कि एक इंटरटेनर की तरह काम करेगी जब तक आप पैसा वापस नहीं कर देते। आसान अल्फाजों में कि जिसको साके पीना तो चेरियन उसे सर्व करेगी, और चाहे किस प्रकार का भी उसे टास्क ही क्यों न दिया हो, नाचने का, गाने का, उनके लैब पर बैठकर साके पिलाने का, तो वो सब का सब करेगी, वो भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। जो कि सुन राइटिया सेक्ट का लीडर अपने मन ही मन बोला, लगता है कि ये औरत अपना दिमाग खो बैठ चुकी है, ये कोई नॉर्मल वाइन हाउस नहीं है। मोर ओवर जो कि मेरे आसपास ये जो गार्ड्स हैं तो इनकी ऑरा को ही फील करके मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये मेरे लेवल के हैं या फिर मुझसे भी स्ट्रॉन्ग। और इस मैटर में राइटिया सेक्ट के लीडर क्या करेंगे, तो वो तो बुरी तरह से फंस गए। तो सरप्राइजिंगली पीछे से उनको एक फेमिलियर आवाज सुनने को मिलती है, जो कि राइटिया सेक्ट के लीडर को बोली कि सेक्ट लीडर, हम दोबारा मिल रहे हैं। तो वो और कोई नहीं बल्कि लियोन था, जिसे देख राइटिया सेक्ट का लीडर बोला, यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स में लियोन सिर्फ मुस्कुराता ही है, और लियोन को वहाँ पर देखकर चेरियन पूछी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लियोन बोला, यहाँ पर लोग क्या करते हैं जो तुम लोग करने आए हो तो वो मैं भी करने आया हूँ। ऑब्वियस सी बात है, पीने के लिए और खाने के लिए, मगर एक प्रॉब्लम है मेरे को। उसने धड़ाम से साके की बोतल उस औरत के टेबल पर मारी और बाद में ये कहकर, देखिए मैं काफी सिंपली और काफी आराम से बोलूंगा, आपकी ये जो वाइन है इसमें एक अजीब सा टेस्ट आ रहा है, क्या इसमें आप लोग किसी प्रकार की मिलावट करते हैं या फिर कुछ डाला हो इसको फोर्सफुली गाढ़ा करने के लिए। इस पर वो औरत बोली, आपकी इस बात से क्या मतलब है। तो लियोन बोलने लगा, मैं नहीं बल्कि यहाँ पर जो बिग शॉट यानी कि रईस बाप के बेटे होते हैं और उनके बाप खुद यहाँ पर पीने के लिए आते हैं, तो उनसे सुनने को मिला। तो बुरा मत मानिए, तो क्या आप उन लोगों को भी नकली वाइन पिलाते हो और पूरा पैसा वसूलते हो क्या। तो जो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो वो भी इस बात को सुन लेते हैं, जो कि देख वो औरत लियोन से बोली, बच्चे लगता है तू टल्ली हो गया है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी आवाज को नीचे करिए, बिला वजह भगदड़ मत मचाइए। जिस पर MC सिंपली मुस्कुराते हुए बाद में चिल्लाना शुरू कर देता है और सारे इनमें यही नारे लगाता है कि यहाँ की जो स्टाफ है वो ये नहीं देखती कि आप रईस बाप के बेटे हो या फिर खुद एक बड़ी फैमिली से हो। यहाँ पर सब लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, वो भी नकली वाइन पिलाकर। तो आप में और मुझ में कुछ भी स्पेशल नहीं। सारे लोगों की अटेंशन लियोन अपनी ओर आकर्षित करता है और अब वो औरत बड़ी ही कंफ्यूज हो जाती है और वो हिचकिचाते हुए बोली कि एक ड्रंक कस्टमर है, आप लोगों को माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, प्लीज आप जो कर रहे थे तो वही करिए। जिस पर MC रिस्पॉन्स में बोला कि अगर ये रकीज है तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ।
हूँ। और हाँ, नकली वाइन से किसी को भी नशा नहीं चढ़ता। तुम लोग स्कैमर होकर मुझ पर इल्जाम लगाते हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हद होती है। और सुनिए, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि आपकी ये वाइन नकली है और मैं अपनी इस बात को प्रूफ करने में जीत गया, तो मैं यहाँ से वो सब कुछ चीजें ले जाऊंगा जो कि आज तुम लोगों ने कमाई है। मतलब के पैसे की बात कर रहा हूँ। इसके रिस्पॉन्स में वो औरत बोली, वो भी काफी कॉन्फिडेंट से, और अगर तुम फेल हो जाते हो तो क्या, मैं यहाँ पर आप लोगों का सर्वेंट बनने को तैयार होऊंगा। और अगर ये भी पसंद नहीं हो, मुझे नंगा करके पत्थरों से मार डालना और अपना बदला ले लेना। और अब सब लोगों को वो बाहर बुलाता है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये पता नहीं था कि ये जगह भी इनके पीछे हो सकती है। और कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये बच्चा किस चीज को प्रूव करने वाला है, यानी कि A to Z। उन लोगों को पता ही नहीं कि ये रकिस किस वजह से शुरू हुआ है। अब MC सारी बात को दोबारा रिपीट करवाता हूँ, जैसे कि आजकल सब लोगों के मुंह पर एक ही बात छाई हुई है कि वाइन में एक अजीब सा टेस्ट आता है, वो भी इतनी अच्छी इनकी वाइन में। तो क्या आप लोगों को ये लगता नहीं कि ये एक अजीब सी बात है? इसके पीछे का राज क्या आप लोग जानना नहीं चाहते क्या? और सबसे बड़ी बात कि स्टोर अपनी वाइन को एक ऐसी जगह पे क्यों रखेगा जहाँ पर ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है, और इतनी दूर अपने इनसे क्यों रखना चाहते हैं, वो भी अपनी इतनी कीमती वाइन को। और ये चेन ये लोगों ने यहाँ पर क्यों लगाया है, वो भी उस वाइन को यहाँ पर स्टोर करने के लिए? तो इसके पीछे का क्या ही रीजन हो सकता है? क्या वो कुछ छिपा रहे हैं क्या? जिसके रिस्पॉन्स में वो औरत सीधा लियोन पर उंगली उठाते हुए बोली कि वो बहकी बहकी बातें करना बंद करे। आखिर स्प्रिंग इन यहाँ पर अपनी वाइन को क्यों ही छुपाएगी? उनके पास वहाँ पर काफी वाइन पड़ी हुई है, तो झूठ बोलना बंद करो। अगर अपने ट्रेड को यहाँ पर ही छिपाना है तो इतनी गंदी जगह पर वो क्यों ही छुपाएंगे? तो तब तक वो उस दरवाजे को अपने हाथ से तोड़कर मटके को बाहर ले आता है और पहला झूठ पकड़ा जाता है कि यहीं पर ही वाइन है। और जो लोग ये देखते हैं कि एक बच्चा सिर्फ एक मुक्के से इस ताले को तोड़कर साथ में दीवार को भी तोड़ दिया, तो क्या यहाँ पर अपनी पावर को शो करने के लिए आए हैं या फिर ये कुछ साबित भी करेगा? अगर जितना ये कह रहा है तो थोड़ा % ये सच निकला। अब आगे बातों को लेकर वो काफी क्यूरियस होते हैं। मटके को देखकर वो औरत बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो एग्जाम को उसी मटके से भरते हुए लियोन सब लोगों को ये बोलता है कि उस स्ट्रेंज टेस्ट के पीछे उसकी ट्रू आइडेंटिटी और ये जो स्प्रिंग इन वाइन जो कि इस रेस्टोरेंट की सबसे प्रेशियस वाइन कहलाई जाती है, और ये इन उसी के लिए ही मशहूर है। तो अब मैं उसकी आपको एक रियल आइडेंटिटी बताता हूँ। वो औरत बहुत ज्यादा डर गई कि अब उसका पोल खुलने वाला है। इससे पहले ये बच्चा और कुछ रिवील करे, वो भी इन सारे गेस्ट के सामने, तो वो इस बच्चे को ठिकाने लगाने का सोच लेती है। उसके मुंह में एक डार्ट था जिस पर पॉइजन लगा हुआ था, जो कि झट से इस लियोन का खात्मा करने के लिए वो बाहर निकालती है, ताकि वो कुछ और रिवील करने से ही बीच में रुक जाए और सारे लोगों की अटेंशन को वो आकर्षित करे, वो भी इस वाइन के टॉपिक से हटकर। तो उन्होंने जैसे ही डार्ट को लियोन की ओर फेंका, तो लियोन मुस्कुराते हुए उसी मटके को उठाकर उस डार्ट के सामने रख देता है। डार्ट जैसे ही उस मटके को छूता है तो मटका टूट जाता है और मटके के अंदर जितना भी वाइन था तो वो यहाँ वहाँ गिरने लग जाता है। लेकिन तभी उस वाइन में जो कि यहाँ वहाँ गिर रहा था, तो सारे लोगों की नजर उस वाइन में किसी चीज पर पड़ती है जो कि किसी आकार में था, और वो आकार दरअसल एक बग था, एक कीड़ा, जो कि देख सारे लोग चौंक गए कि वाइन के अंदर ये कीड़ा क्या कर रहा है। तो अपनी बात को साबित करते हुए लियोन ये बोला, चलो अब जबकि मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें किसी प्रकार का एक स्ट्रेंज टेस्ट आ रहा था, तो अब जरा बताना इस वाइन को कौन ट्राई करेगा, वो भी मेरे लिए। क्या कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर इस वाइन को टेस्ट करेगा? और अब MC सब लोगों को ये कहता है कि क्या तुम पियोगे? तुम नहीं तो फिर तुम ही पी लो। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि उस वाइन को पीने के लिए तैयार हो जाए, वो भी उस कीड़े को देखने के बाद। जिस पर आखिरकार MC ये कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी नहीं आएगा वो भी इस वाइन को टेस्ट करने के लिए, तो मैं अपना पॉइंट कैसे प्रूव करूंगा? चलो अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाओ और एक एक करके सिप लो। जो कि सुन एक बंदा पीछे से बहुत गुस्से में बोलता है कि क्या वो थोड़ा सा खुद अपनी बात पर गौर डाल सकता है कि एक बग से वाइन कैसे बनाया जा सकता है? ये बात तो किताबों में भी नहीं लिखी हुई, तो वो इतना श्योरली कैसे बोल सकता है कि ये बग से ही वाइन बनाया गया है? तो लियोन वो बग उसके सामने लाकर बोलता है कि इस बग का नाम बैक पेंटेड इंसेक्ट है, और इसका ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी ये बैक पर जो पैटर्न्स बने हुए हैं तो ये एक आर्ट को रिप्रेजेंट और रिजेंबल करते हैं। जिस पर वो बंदा बोला, हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो MC कहने लगा कि ये माना जाता है कि ये बैक पेंटेड इंसेक्ट बिल्कुल बियर बाइल वाइन की तरह है, जो कि कुछ देर पहले वो लोग
लोग पी रहे थे। लेकिन हाँ, एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये बैक पेंटेड इंसेक्ट नहीं, बल्कि इसकी जो मूत होती है वो बियर बाइल वाइन और इसकी मूत एक ही तरह टेस्ट करती है और तुम बता भी नहीं पाओगे, जो कि सुनकर बाकी लोगों का दिल खराब हो जाता है और कुछ लोग तो अपने सिर पर हाथ रख के कि ये क्या पी लिया। तो इस कमोशन में से पीछे एक आवाज आती है जो कि एमसी को बोली, अच्छा और अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। उस आवाज को सुनकर वो जो औरत होती है तो उसके तो पैरों तले जमीन घिसक गई, क्योंकि वो आवाज किसी ऑर्डिनरी शख्स की नहीं बल्कि एल्डर यांग की है, जो कि साउदर्न पीक अलायंस का लीडर है। और चलो अब इस न्यू कैरेक्टर एल्डर यांग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इतिहास की सबसे लंबी फाइट जो कि पूरे 13 सालों तक लड़ी गई थी, जिसको इन लोगों ने बाद में ऑर्थोडॉक्स डेमोनिक वॉर भी करार दिया था। तो उस वॉर के एंड में बहुत लोगों ने सिग्निफिकेंट डैमेज लिया था। दोनों सेक्ट्स के लोगों को बहुत सारे भारी भरकम डैमेजेस हुए थे और बाद में द 9 ग्रेट सेक्ट्स, 1 यूनियन एंड द 4 मेजर क्लैन सील्ड के जो लोग थे तो अलग रहने लगे और एक दूसरे के लिए दरवाजा बंद कर दिया। और जो डेमोनिक कल्ट थी तो वो अलग अलग रहने लगी, जिसके रिजल्ट में वो 4 हिस्सों में बट गए, जिसमें पहला विंड सिटी है, दूसरा नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली, तीसरा डार्क पाथ यूनियन और फोर्थ पर साउदर्न पीक अलायंस आती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए 4 मेजर्स जो थे तो सिचुएशन को अच्छा करने के लिए 4 मेजर्स ने अपने टाइटल जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थे वो भी जियांगजू के, तो उन्होंने इनका पूरा इस्तेमाल किया। और उन्हीं 4 मेजर्स में से 2 फैमिलीज ऐसी थी जो कि बहुत बड़ी थी कंपेयर के बाकी दोनों के लिए, जिसमें से यही द साउदर्न पीक अलायंस और दूसरा नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली, ये दोनों बाकी के कंपेयर में बहुत बड़े थे। तो ये जो आप एक ऑर्डिनरी शख्स को देख रहे हैं जिसका नाम एल्डर यांग है, तो ये भी उन्हीं 4 मेजर्स में से है, जो कि करंट के टाइम पर जियांगजू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माने जाते हैं। इसलिए तो सारे लोग उन्हें देखकर ही अपनी ग्रीटिंग्स को पेश करते हैं। और अब बात आती है कि एल्डर यांग ने सुना था कि बैक पेंटेड इंसेक्ट जो है तो वो साउदर्न पार्ट में पाया जाता है, तो वो ये यहाँ पर कैसे आया। और बच्चे तुम इतना श्योरली कैसे बता सकते हो कि ये वही इंसेक्ट है, जिस पर एमसी कुछ भी ना छुपाते हुए कि वो बहुत टाइम से यहाँ वहाँ फिरता आ रहा है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसको उसने विजिट ना किया हो। तो उसके एक्सपीरियंस से वो इसको देखकर ही बता सकता है कि वो झूठ यहाँ पर किसी से भी नहीं बोल रहा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होते हुए एल्डर यांग पूछे कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम कहाँ से हो और तुम हो कौन। अगेन एमसी कुछ भी झूठ नहीं बोलता और अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देने के बाद जब एल्डर यांग को ये पता चला कि ये किसी क्लैन से भी नहीं है, तो आखिर में शायद एमसी ये बताना भूल गया था और वो बता देता है कि हाँ, एक बात बताता चलो कि मैं एक मर्चेंट का बेटा हूँ जो कि फ्रूट्स बेचने में बहुत पॉपुलर है। एक पल के लिए एल्डर यांग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, लेकिन बाद में वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं और लियोन की तारीफ भी करते हैं कि तुम बहुत इम्प्रेसिव बच्चे हो, बहुत खूब। लेकिन अंदर ही अंदर उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच्चा इंटेंशनली अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है ताकि कोई इसके बारे में ज्यादा ना जाने। मगर बात यहाँ पर आती है कि एल्डर यांग के साथ जो दूसरा बंदा होता है तो वो एल्डर यांग की ओर बड़े ही घूर घूर के देख रहा था। मालूम होता है कि उन्होंने कभी भी एल्डर यांग को किसी में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा और ये फर्स्ट टाइम है जिसमें वो एल्डर यांग को देख रहे हैं कि एक छोटे बच्चे में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। अच्छा, तो अब इस बंदे के बारे में भी जानते हैं। इस बंदे का नाम मीहॉक है, वन पीस वाला मीहॉक नहीं बल्कि इस एब्सोल्यूट डोमिनेशन वाले का, जो कि इस सीरीज का नाम है। तो मीहॉक दरअसल साउदर्न पीक अलायंस का व्हाइट टाइगर है और एक स्क्वाड लीडर भी। और जितने टाइम तक उन्होंने एल्डर यांग को सर्व किया है तो कभी भी मीहॉक ने ये नहीं देखा कि एल्डर यांग किसी बच्चे में या किसी और शख्स में इंटरेस्ट लेने का शौक रखते हो या फिर शौक आ गया हो। और अब बात आती है कि जैसे लियोन ने बताया था कि कोई यहाँ पर आकर इस वाइन से घूंट ले ताकि ये बात कंफर्म हो जाए, तो इसके लिए मीहॉक मान जाता है और वो जब परमिशन एल्डर यांग से पूछते हैं तो वो उनको नहीं रोकते। अगर यही उसकी विश है और वो ये करना चाहते हैं तो वो उसको रोकेगा नहीं। जो ही मीहॉक ने एक घूंट लिया तो उसके मुंह से उस औरत के लिए गालियां निकल रही थी, वो भी इस बात को लेकर क्योंकि जैसा लियोन बता रहा था तो सेम ये उसी तरह ही टेस्ट करता है जैसे कि कुछ देर पहले एल्डर यांग और मीहॉक ने उस इन में बैठकर पी थी। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो उन सब लोगों ने बैक पेंटेड इंसेक्ट का मूत पिया है, वो भी इस सरप्राइज में कि ये एक खास वाइन है। सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और वो उस औरत को घेर लेते हैं। वो औरत अब भी इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी इस बात को झूठ बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बात जरा सुनिए तो कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो सबूत मांग रहे थे, क्योंकि जैसा लियोन ने कुछ बताना चाहा तो अपने पॉइंट को सबूत दिखाकर साबित किया, तो वो भी रिटर्न में इसी तरह ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब उस औरत को लगा कि अब यहाँ से बच निकलना मुश्किल है, वो पीछे के गार्ड से मदद मांगने लगती है कि वो वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा कि सामने लोगों को रोकना है। वो दोनों गार्ड्स हाथ लगाने तक तैयार नहीं, क्योंकि अब मामला सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि एल्डर यांग का भी है। और सबसे बड़ी बात स्क्वाड लीडर व्हाइट टाइगर का भी, जिसने खुद पीकर ये कंफर्म करवाया है। तो वो तो अपना पैर
पैर खुद कुल्हाड़ी से नहीं मारना चाहते और अपने पॉइंट को साबित करके लियोन बस मुस्कुरा ही रहा था कि तभी पीछे से राइटियस सेक्ट के लीडर आकर यंग मास्टर लियोन को पुकारते हैं कि अगर वो यहाँ पर टाइम पर नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। इसलिए राइटियस सेक्ट का लीडर यंग मास्टर लियोन को थैंक यू बोलते हैं, वो भी उनकी मदद करने के लिए, और वो उनका अब आभारी है। जिस पर एमसी बोला, ऑफ कोर्स तुम मेरे ही आभारी हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो इतना औसम काम आखिर कौन करता। राइटियस सेक्ट का लीडर बोला, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आखिर में दोबारा मुस्कुराते हुए एमसी ये बोलता है, बात को गलत मत समझिएगा, और जैसा कि आपने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ, तो आज से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ही मुझे अपने घर में मेहमान बना के रखें और मुझे अच्छे से ट्रीट करें। एज इन मैं आपका सेवियर ही हूँ ना इन दी एंड। और अब जरूरत से ज्यादा लियोन कर रहा है और अब उसे टूर्नामेंट में रजिस्टर भी तो करना है, वो भी चेरियन के साथ। और अब इस डिसीजन में उसके फादर भी उसके खिलाफ नहीं हो सकते। तो ह्यूबे टूर्नामेंट की ओर अब निकलने की बारी है, मगर जाते वक्त लियोन को हमारे एल्डर गैंग और मिहो देखते ही जा रहे थे और उनके दूर जाते ही मिहोक बोले कि कितना इंटरेस्टिंग गाय है, जिसके जवाब में एल्डर गैंग बोले कि इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। मिहोक को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो एल्डर गैंग से इंसिस्ट करते हैं कि इस बच्चे में उन्होंने आखिर ऐसा क्या देखा, क्या वो आगे बता सकते हैं। जिस पर एल्डर गैंग अपनी ओरा को बाहर निकालते हुए कि जब मैं यहाँ पर आया और मेरी पहली नजर इस बच्चे पर पड़ी तो मैं एक ऐसी फीलिंग को फील कर पा रहा था जो कि फील किए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है, और एकदम से मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। अभी तक मिहोक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो मजीद आगे बताने का बोले। तो अब एल्डर गैंग बड़े ही भारी भरकम आवाज में बोले, क्या तुमने कभी ट्रेमेंडस और एक्साइटमेंट को एक साथ मिलते हुए देखा है? ये दोनों फीलिंग्स ऐसी है जो कि तुम्हें जवानी में ही फील होते हैं, जैसे कि तुम जमीन को उखाड़ सकते हो, आसमान को चीर सकते हो। ये वाली फीलिंग मैं इस बच्चे को देखने के बाद फील कर पा रहा हूँ, बिल्कुल उन दिनों की तरह जब साउदर्न पीक अलायंस मेरे हाथों पड़ी। मुझे पता नहीं कि मैं ये फीलिंग क्यों फील कर पा रहा हूँ, मगर चाहे जो कुछ भी हो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मिहोक के तो तोते उड़ गए, और वो इस वजह से क्योंकि अलायंस लीडर जो है वो किसी की भी ओर देखकर ये बता सकते हैं कि ये शख्स कैसा है। उनकी इनसाइट इतनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं कि इस फीलिंग का उन्हें पता नहीं कि आखिर इस बच्चे को देखकर उन्हें इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतना स्पेशल कि एल्डर गैंग खुद ही इनसे लड़ने के लिए बेकरार है। जिसके बाद कहानी एक अलग सा मोड़ ले लेती है। हम जंगल में देखते हैं कि एक बंदा बड़ी ही तेजी से कहीं और भाग रहा था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, और वो एक ही बात को अपने मन ही मन दोहरा रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को अलर्ट करना होगा, चाहे उसको इसको अलर्ट करने में कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जियांगजू की जो फेट है वो सारी इस अलर्टनेस पर डिपेंड है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आफत उनकी ओर आ रही है। तो इसी बीच एक पीछे से कोई और बंदा अपीयर होता है। पहले वाला बंदा डायरेक्ट डर गया और प्रोटेक्शन के लिए जब उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला और वो बोला ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो वो दरअसल उसका एक कंपेनियन था जो कि अपना बैच भी दिखाता है और कहता है कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस से ही आया हूँ। और उस बैच की ओर देखकर वो बंदा रुक गया, क्योंकि वो कोई नकली बैच नहीं, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स अलायंस की यही आइडेंटिफिकेशन टैग है जिससे पता लगाया जा सकता है कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है या फिर नहीं। तो पहले वाला बंदा अपना नाम योंग बताता है जो कि नॉर्दर्न हेवन फैमिली से है, और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं, वो सीधा पॉइंट पर बात करना चाहता है। वो बात ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट को कैंसिल करने की थी और द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट को भी, क्योंकि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि एक ग्रुप जिसका नाम फ्लाइंग स्वॉलोड एसोसिएशन है, तो इस टूर्नामेंट के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मतलब कि कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पका रहे हैं। तो दूसरे वाला बंदा जिसके साथ टैग था, तो उसने ये भी सुना था कि इस साल का ये जो टूर्नामेंट है वो नॉर्दर्न हेवन सुप्रीम फैमिली ही हेल्ड की हुई है ना, जो कि उस पहले वाले का ही सेक्ट है और वो उसी फैमिली से है। तो वो अपने सुपीरियर्स के बजाय आखिर ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास ही क्यों जा रहा है। जिस पर पहले वाला बोला कि इसके पीछे भी एक कारण है, और वो है कि हमारे बीच एक स्पाई है, जासूस, जिस वजह से हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। जो ही उसने ये बात बोली तो पीछे वही लोग जो कि उसका पीछा कर रहे थे तो वहाँ आ जाते हैं। उनको देखते ही वो कहने लगे कि हमें जल्दी से जल्दी अलग दिशा में भागना होगा। इसमें पहला वाला बंदा बोलता है कि मैं एक चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा, तुम जाके सब लोगों को अलर्ट करो। तो टैग वाला बंदा बोला कि क्या उन दोनों के अलावा किसी और को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। तो पहले वाला बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वही दोनों हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। जो ही उसने ये बात सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो बड़े ही भारी भरकम आवाज में बोला, हाँ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पहले वाला बंदा समझ नहीं पाया और उसकी इस बात से क्या मतलब था। तो तब तक वो कुछ और पूछ लेता तो वो उसके सिर उसके धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि ये वही लोग थे जिसका ये बंदा गलत नाम ले रहा था। क्योंकि वो कह रहा था कि कुछ लोग जिनका नाम फ्लाइंग स्वॉलो एसोसिएशन है तो वो गलत है, क्योंकि उस एसोसिएशन का नाम फ्लाइंग स्वॉलोटेल एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन की मास्टर भी आ
जाती है। जब वो आई तो वो पूछी कि बाकी लोगों का क्या हुआ। वो बंदा बोला कि द 14 बटरफ्लाई उनका पहले ही काम तमाम कर चुकी है। इस पर वो बोली ठीक, बहुत खूब, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और अब ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा बेकरार हैं, तो ये इन लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। सीन एकदम से शिफ्ट हुआ और चेरियन और लियोन पर गया, जिसमें लियोन कह रहा था कि आगे आने वाले वक्त के लिए वो बहुत ज्यादा बेकरार है। तो लियोन की इस बात से मतलब ये था कि सेक्ट लीडर ने उससे वादा किया था कि वो उसको खूब अच्छे वाला मीट खिलाएंगे। इसी एक्साइटमेंट में वो और भी ज्यादा भूखा हो जाता है, जिस पर चेरियन बोली ओहो तुम तो हर वक्त भूखे रहते हो। तो लियोन बोला हाँ मैं सोच रहा हूँ ना, तो सोचते सोचते मुझे और भी भूख लग रही है। जिस पर चेरियन बोली दोबारा ह्यूबे को कॉन्कर करने के लिए, इस वजह से तुम्हें भूख लग रही है क्योंकि तुम हमेशा यही कहते हो कि जब तुम ज्यादा सोचते हो अपने गोल्स के बारे में तो तुम्हें भूख लगती है। जिस पर लियोन बोला ये भी, लेकिन कुछ और भी है। जिस पर चेरियन बोली और से तुम्हारा क्या मतलब। तो एकदम से लियोन कुछ प्रेजेंस को फील करता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर चेरियन को लग रहा था कि शायद ये बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये काफी अरसे से अकेला रह रहा है और किसी पर विश्वास करना इतना आसान भी नहीं होता। मगर ये वो बात नहीं थी। और अब चेरियन थैंक यू बोलती है, वो भी आज के लिए और उनकी मदद करने के लिए। वो इतना तो समझ गई कि जैंग ने ही सब कुछ प्लान बनाया हुआ था और क्वान यूकी उस प्लान का एक चारा था जो कि उनके हाउस का एक मेंबर बन गया है, तो वो कुछ भी करेगा। और अब उसे कुछ भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि उस कमीने को चेरियन ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि उस कमीने के साथ तो कोई भी और आज के बाद मैं बात भी नहीं करना चाहती। इतना मुझे उस कमीने पर गुस्सा आ रहा है। जिसके रिस्पॉन्स में एमसी बोला तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ टूर्नामेंट में एंट्री करोगी तो मैं तुम्हें जरूर जिताऊंगा और मैं वादा करता हूँ। तो एक्साइटमेंट में चेरियन जब लियोन की ओर देखी तो पहले तो वो बार बार रिजेक्ट करती थी, लेकिन इस बार वो कहती है जरूर मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मगर फिर भी वो जीतने की उम्मीद नहीं बल्कि इतना तो उम्मीद लगा सकती है कि यंग मास्टर जैंग को टूर्नामेंट में हराकर वो उसको उसकी औकात याद दिला दे। और वो दोनों से चाहती है कि वो अपना बेस्ट दे। इस पर एमसी बोला कि तुम्हें अपना बेस्ट देने की भी कोई जरूरत नहीं, मगर अगर यही तुम चाहती हो तो जरूर हम जरूर करेंगे। बट ये सब कुछ करने से पहले लियोन भारी आवाज में बोला कि पीछे एक मेहमान आया है, तो क्या तुम इस कमीने का खुद काम तमाम करना चाहती हो। वो और कोई नहीं बल्कि क्वान यूकी होता है। और क्वान यूकी लियोन को देखने के बाद समझ गया कि ये वही लड़का है जिससे यंग मास्टर जैंग को बहुत ज्यादा नफरत है, और पता चला है कि उनका ये प्लान भी लियोन की वजह से ही खराब हुआ है। तो मुझे जरा बताना कि कमीने तुम्हें इस तरह काम करने में क्या मजा आता है, लोगों का बना बनाया प्लान खराब करके तुम खुद को बड़ा तीसमार खान समझ रहे होगे। जिसके रिस्पॉन्स में एमसी क्वान यूकी को बोला मेरा छोड़ो मेरी जान, अपना बताओ क्या यही तुम्हारी स्पेशलिटी है कि अपने टारगेट को फॉलो करके तुम उसको चिढ़ाकर मारते हो, क्या यही तुम्हारा काम है। मरने मारने की बात सुनकर चेरियन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है क्या सच में जैंग हम दोनों को मरवाना चाहता है। तो इस बात को क्वान यूकी खुद कंफर्म करवाते कि हाँ उन्होंने ही ऑर्डर दिया है कि दोनों को मौत के घाट उतारने का है। उसकी किलिंग इंटेंट को फील करने के बाद चेरियन के पैर थड़ थड़ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब उसने इतनी मर्डरस इंटेंट को फील किया है। और घबराते हुए वो सोचने लगी कि अगर लियोन और वो हाथ मिला लेते हैं तो क्या वो क्वान यूकी को रोक पाएंगे। मगर टेंशन उसको इस बात की हो रही थी कि उसने कभी भी तलवार इंसान पर नहीं चलाई। जिस पर अब वो लियोन से पूछने लगी कि क्या उसके पास रियल लाइफ कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस है। तो लियोन कुछ भी नहीं करता और जस्ट उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मगर अभी के लिए ये दोनों जिस बंदे से भिड़ रहे हैं तो चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि लोग इसे वॉरियर क्यों बुलाते हैं। क्वान यूकी जिसकी मार्शल आर्ट्स कुछ ऐसी है जब वो उसे यूज करता है तो ऐसा लगता है कि उसके काफी ज्यादा मल्टीपल्स हाथ हैं, और इसी के ही बदौलत सब लोग इसे 8 फ्लाइंग हैंड मास्टर भी बुलाने लगे। पहले ये भी एक अच्छा इंसान था जो कि जियांगजू को बेटर करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन खुद अपनी आंखों से ये रियलाइज करने के बाद कि सच और झूठ के बीच में हमेशा झूठ को ही जीत हासिल होती है और अच्छाई और बुराई में हमेशा लोग पैसों को चुनकर बुराई का साथ देते हैं। तो ये उसकी नजर में मीनिंगलेस हुआ, यानी कि उसे अपना काम जो कि वो अच्छाई के लिए कर रहा था तो बेमतलब लगा, और आखिर खुद उस दुनिया की इस कॉन्स्पिरेसी में वो ढलता ही गया और आखिर में विलन बन गया। फाइट शुरू भी नहीं हो रही थी और चेरियन बहुत घबरा रही थी, क्योंकि दोनों के मार्शल आर्ट स्किल में आसमान और जमीन का फर्क है, जो कि एमसी नोटिस कर लेता है। बस फिलहाल के लिए वो जितना उसे बता रहा है तो वो अगर उसे फॉलो करती है तो
वो इस फाइट को जीत सकते हैं। बात में उसके दम था तो हमारी हीरोइन अपना वेपन निकाल लेती है। क्वान युकी उसका डर गायब होता हुआ देख उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, वो भी बिना होल्ड बैक किए हुए। तो उसकी इतनी फास्ट स्पीड को देखकर चेरियन को अब समझ में आ गया था कि उसको लड़ने की टेक्निक के साथ साथ अपनी मूवमेंट वाली टेक्निक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मगर एकदम से उसका पैर फिसल गया और क्वान युकी इसी का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक लैंड करने के लिए आगे बढ़ा। मगर किस्मत चेरियन की तरफ थी, इसलिए वो उसे भी डॉज कर लेती है। मगर अब वो समझ गई कि प्रैक्टिस और रियल बैटल में आसमान और जमीन का फर्क होता है और उसे एक पल में ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। इनकरेज करते हुए और साथ में उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए लियोन पीछे से ये बोला कि ये मत सोचो कि तुम्हें अपने पैरों से ही अपनी सोर्ड को कंट्रोल करना है, बल्कि सोर्ड के साथ ही फ्लो करो, तब तुम्हें लड़ने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जो कि सुन क्वान युकी बोला, भीगी बिल्ली की तरह लड़की के पीछे छुपते हो और पीछे से ही गाइडेंस देते हो, कितने बेवकूफ हो। मगर क्वान युकी को देख ऐसा लग रहा था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है और चेरियन का अटैक जिसको वो मौका देख कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि लैंड कर जाएगा, मगर वो उसे भी डॉज कर लेता है। और ये देखकर अब चेरियन को लग रहा था कि अगर वो कुछ ना कर सके तो दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे और वो बार बार लगातार अटैक करती है। मगर क्वान युकी के सामने वो कुछ भी ना कर पाई और बस उसके अटैक खराब ही होते गए। जब लास्ट में क्वान युकी का अटैक वो खा लेती है तो उसको वो पीछे घिसकने पर मजबूर कर देता है और बाद में अपने दिल ही दिल ये कहकर कि अब ये उसके हैंडल करने से निकल चुका है तो आगे अब उसे क्या करना चाहिए। कि तभी पीछे से दोबारा लियोन ये बोला कि क्या उसे खुद कुछ अजीब नहीं लग रहा। वो सीधा चेरियन की ये स्वॉर्डमैन टेक्निक जो है इसको पॉइंट आउट करता है, जिसका नाम स्कारलेट ट्रेस टेक्निक था। वो दिखने में बहुत ज्यादा भारी लग रही है, मगर ऐसे क्यों? और ये सुनकर चेरियन समझ गई कि ये बंदा मेरी टेक्निक को गलत बता रहा है। इसके हिसाब से जिस टेक्निक को मैंने पूरे 10 सालों तक प्रैक्टिस किया है वो भी अच्छे से अच्छे मार्शल आर्ट के साथ, तो क्या वो ये गलत था? मगर इसको क्या पता कि स्कारलेट ट्रेस टेक्निक आखिर कैसे परफॉर्म होती है, क्योंकि ये खुद जान की भीख मांग रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मगर एमसी की ये वाली बात सुनकर कि तुम एक केचुए की तरह लग रहे हो जिसको पानी में होना चाहिए ना कि जमीन पर, क्योंकि जमीन पर वो बहुत स्लो चलता है और पानी में बहुत तेज। तो इस एग्जाम्पल से चेरियन काफी ज्यादा रिलेट करती है, क्योंकि 7 स्टार रेल्म में पहुंचने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी सी दीवार उसके रास्ते में आ गई है जो कि उसे बढ़ने नहीं दे रही। तो अब तक जो हमारे एमसी को ये बेवकूफ समझ रही थी, तो अगर इस बंदे की बात सच निकलती है कि स्कारलेट ट्रेस टेक्निक तीर की तरह तेज, कछुए की तरह स्लो और पानी की तरह हर एक आकार में चेंज हो जाती है, तो क्या यही उसकी रियलिटी है? लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए वो कुछ सोच नहीं सकती, तो लियोन की बात को वो मान लेती और जब उसने जैसे लियोन ने कहा उस तरह ट्राई करती है तो उसके मूवमेंट्स एकदम से चेंज हो जाते हैं और उसका अटैक लैंड तो कर जाता है लेकिन वो उसके बालों तक ही काट देती है। जो कहते क्वान युकी बहुत ज्यादा डर गया और अब वो उसको गाली देता हुआ अपने अटैक से चेरियन को नॉकआउट कर देती है। हवा में हमारी चेरियन जो कि नीचे गिर रही थी, तो उसको गिरने से पहले क्वान युकी खत्म करना चाहता था, मगर अजीब बात ये थी कि वो हवा में ही गायब हो गई। वो आसपास देखता है मगर चेरियन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कि तभी पीछे और आसमान से लियोन की आवाज सुनकर कि हाँ बिल्कुल यही ठीक था, तो लियोन जो कि चेरियन को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था तो वो हवा में फ्लोट कर रहा था, फ्लोट से ज्यादा जैसे कि वो हवा पे ही चल रहा था। जो कि देख क्वान युकी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो इस टेक्निक को वॉइड स्टेप बताता है, जिस पर एमसी उसे पिन आउट करते हुए कि वो गलत है, वो थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ये जो मार्शल आर्ट वो इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसके फादर की है, जो कि आज तक रेयरली ही लोगों को इसके बारे में पता है। क्वान युकी ये पूछने लगा कि आखिर उसके फादर है कौन और किस मार्शल आर्ट्स की वो बात कर रहा है, तो उससे बढ़कर एमसी उसे अपने दिल की बात बताता है कि उसके फादर और मदर उनको एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और अगर वो अपना ऑनेस्ट जवाब दे तो इस तरह की बातों पर उसे जरा भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस लड़की को देखने के बाद उसके पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। चलो शुक्र है कि ये एमसी प्यार से डरता नहीं ना। खुद बताना यार, जब भी लाइक प्यार की बात आती है मानवास में और एनिमे खास करके जापानीज वाले, तो उसमें लड़का लाइक लड़की को पसंद तो करता है। ये किस टाइप का प्यार है यार? प्यार है तो डट के करो। चलो अब फाइट पर आते हैं। क्वान युकी जिसकी पैंट गीली हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत पुराना मार्शल आर्टिस्ट है जिसने अपने अपीयरेंस को बच्चे में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ही वो ये सवाल पूछा तो उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे उसकी स्कल क्रैक हो गई और वो दूर घिसकता ही गया। और एक मुक्के से क्वान युकी को पता चल गया कि इसमें और इस बच्चे के बीच में आसमान और जमीन का अंतर है। और अब क्वान युकी जान की भीख मांगने लगा, जिस पर एमसी
एमसी उसे दोबारा अपने फादर की बात बताते हुए कि क्या तुम्हें पता है मेरे फादर बहुत बड़े दयालु हैं। अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे उनकी एक बात से बहुत नफरत है कि वो तुम्हें जाने देते। इस पर क्वान युकी जो कि जान की भीख मांग रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर इतना सब कुछ क्यों बता रहा है और क्या मतलब है इन बातों का। मगर वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। बट अब वो फादर से शिफ्ट होकर अपनी माँ पर आता है कि मुझे अपनी माँ की इस बात से बहुत प्यार है, इनकी आदत मुझे बहुत पसंद है। अगर वो यहाँ पर होती तो तुम्हें मौत के घाट खुद ही उतार देती। हालांकि उसके फादर के जो टाओ है तो वो बिल्कुल राइटियस है, मगर अगर उसकी माँ की बात की जाए तो वो उनके रास्ते पर ही चलना प्रेफर करेगा जो कि ब्रूटल है। और वो उस बड़ी ब्लैक सोर्ड को निकालने लगता है। इसको निकालते वक्त चिल्लाने की आवाज आती है। वो एमसी की नहीं थी। ये बात क्वान युगी से हमें पता चलती है कि वो घोस्ट वेलिंग की तरह है, भूत प्रेत की आवाज। और पूरी तरह से उस सोर्ड को निकालने के बाद उस तलवार का नाम हेल ब्लेड नॉर्दर्न होता है। और जब वो अपना अटैक क्वान युगी पर करता है तो कुछ पता लगने से पहले ही और कुछ करने से पहले ही वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। और उसे टुकड़े टुकड़े करते हुए वो दोबारा से अपने फादर के बारे में बोला कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान है रे, इस वजह से अपने मदर के रास्ते पर ही मैं चलना पसंद करूंगा।